हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। तो फाइनली आज हम अपनी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व आउट करेंगे, पूरा कंप्लीट सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेन मोटिव रहता है आपको ये समझाना कि आपको अपना पेपर में जो आंसर लिखना है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे एग्जामिनर का दिमाग आपके उस क्वेश्चन पे खींचना है कि जिसको आपने बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी बायोटेक्नोलॉजी का सोल्यूशन वीडियो। तो सबसे पहले हम सेक्शन बी सॉल्व करते हैं, क्योंकि सेक्शन बी एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पर आपको केवल 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और 2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको एक्यूरेटली आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, व्हाट आर बायोसेंसर, मतलब बायोसेंसर क्या होते हैं इसके बारे में बताना है। राइट्स इट्स प्रिंसिपल, इसके प्रिंसिपल एंड इनके फंक्शंस के बारे में बताना है आपको, ठीक है। तो सिंपली अगर हम सिंपल बारे में बात करें तो बायोसेंसर, उसके प्रिंसिपल, उसकी वर्किंग और उसके एप्लीकेशन आपको इसमें बताना है, क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल में आपका वर्क आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोसेंसर होता है क्या है। तो जैसा कि आपने लेक्चर में भी देखा कि बायोसेंसर को 2 पार्ट में तोड़िए। पहले जिसे प्रेजेंट करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। बायो को अलग तोड़िए, सेंसर को अलग दीजिए। बायो का मतलब क्या होता है, जो बायोलॉजिकल एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपका एंजाइम हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, एंटीबॉडी हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ये सारी चीजें आपके, इम्यूनोग्लोबिन हो गया, ये आपके क्या जाएंगे, बायो एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेंसर का क्या मतलब, जैसे अगर आप फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बात करते हो, क्या करता है, आपके फिंगर को रिकॉग्नाइज ही तो करता है। मतलब आप समझिए कि आपका एक फिजिकल फिंगर है, फिजिकल फिंगर को आपने सेंसर के ऊपर रखा, उसने तुरंत लॉक खोल दिया, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसने रिकॉग्नाइज किया आपके फिंगरप्रिंटिंग को। तो उसी प्रकार से जो सेंसर का जो काम होता है होगा रिकॉग्नाइजेशन करना या डिटेक्शन करना ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी में ऑन शो ऑन द डिस्प्ले, उसको डिस्प्ले करके शो आउट कर देना। अब हमको यहाँ पे बायोसेंसर की डेफिनेशन लिखनी है अपने एग्जाम पेपर में, ठीक है ना। जो आंसर शीट है उसमें आपको इसके डेफिनेशन लिखनी है। तो बायोसेंसर आर दी एनालिटिकल डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एन एनालाइट दैट कंबाइंस ए बायोलॉजिकल कंटेंट विथ अ फिजियोकेमिकल डिटेक्टर। अब इस पूरी लाइन का मतलब समझिए। बायोसेंसर सबसे पहली चीज क्या है, एनालिटिकल डिवाइस है। एनालिटिकल डिवाइस किसको बोलते हैं, जो आपको कोई फिजिकल चीज दिखाती हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपकी जैसे मान लीजिए टीवी हो गई, आपकी मान लीजिए कि कैलकुलेटर हो गया, सब आपके क्या है, एनालिटिकल डिवाइस है, जो कि आपको एनालाइट करते हो, या सिंपल बोले जैसे कैलकुलेशन वगैरह करते हो, ठीक है ना। यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एन एनालाइट, मतलब एक एनालाइट को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब वो एनालाइट क्या है, दैट कंबाइंस ए बायोलॉजिकल एलिमेंट। बायोलॉजिकल एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बायोलॉजिकल एलिमेंट आपके एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, एंटीबॉडी है, विद अ फिजियोकेमिकल डिटेक्टर। मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो आपकी इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होगी इसको डिटेक्ट करेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, इसको डिस्प्ले करेगा। यही क्या होता है आपका बायोसेंसर की डेफिनेशन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे बायोसेंसर इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बेसिक प्रिंसिपल को आपको दिखाने से पहले क्या करना होगा कि आपका इसका डायग्राम देना होगा कि बायोसेंसर वर्क कैसे करता है। देखिए, ये बेसिकली 3 चीजों के प्रिंसिपल पर निर्भर करता है। एक होता है रिकॉग्नाइजेशन, एक होता है सिग्नल, एक होता है हमारा रीड आउट। तो सिग्नल ट्रांसड्यूसर हमारा क्या होता है कि जहां पर हमारा जो सिग्नल होता है वो कन्वर्ट होता है कि हमारा डिस्प्ले हो जाए हमारे स्क्रीन पे। तो बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका बायोलॉजिकल एलिमेंट है, मान लीजिए कि आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया, एंटीबॉडी हो गया या एंजाइम होगा, कुछ भी आपका। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि बायो रिसेप्टर होंगे। बायो रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, जिसको आपने बोला था, जैसे मैंने आपको डिटेक्ट करने के लिए जिस चीज का बायोलॉजिकल एलिमेंट का यूज करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके मतलब बायोलॉजिकल एलिमेंट हो गया। अब ये जो एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड है या एंटीबॉडी है, ये जाकर के इस रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेगी। और जैसे ही इस रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेगी, ये फर्दर ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है, आगे कैरी करने वाला, ठीक है ना। तो क्या करेगा, इसको ट्रांसड्यूस करेगा किसमें, एम्पलीफायर में। अब एम्पलीफायर क्या करता है कि सिग्नल को ले आउट करता है, रीड आउट करता है। अब जब यहाँ पे एम्पलीफायर हो जाएगा, हमारा सिग्नल को कन्वर्ट करके रीड आउट कर लेगा, तो हमारा क्या है, सिग्नल डिटेक्टर। मतलब किस प्रकार से अगर सिग्नल डिटेक्टर, जैसे थर्मोस्टेबिलिटी है या हमारी थर्मल है या सिंपल बोले तो जैसे पैथोजेनिक है, इसको कैलकुलेट करेगा, उसके बाद फिर हमारा डिस्प्ले शो कर देगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको पहले ये बना देना है। उसके बाद आपको इसके प्रिंसिपल के बारे में लिखना है, जो कि इसमें पूछा गया है। तो प्रिंसिपल बेसिकली आपको क्या करना है कि इस तरीके से बनाना है बेसिक प्रिंसिपल। उसके बाद इसका आपको प्रोसीजर ही लिख देना है। पहले एनालाइट करेगा। एनालाइट कहाँ से करता है, मतलब एनालाइट क्या होता है कि जो आपका जैसे न्यूक्लिक एसिड या बायोलॉजिकल एलिमेंट मान लेते हैं वो हो गया। बायोरिसेप्टर मतलब जहाँ पर जाकर के बाइंड करेगा। उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन होता है, उसको ट्रांसड्यूस किया जाता है, उसके बाद उसका मेजरमेंट होता है, फिर डाटा रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद क्या होता है वो डिस्प्ले होता है। तो ये हमारे क्या इसके बेसिक प्रिंसिपल है। आइए एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो टारगेट एनालाइट क्या होते हैं या एनालाइट क्या होते हैं। तो टारगेट मॉलिक्यूल्स इन सिंपल बाइंड टू द रिसेप्टर, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे टारगेट मॉलिक्यूल जो कि बायोरिसेप्टर से जाकर के बाइंड करते हैं, उनको क्या बोलेंगे आप, टारगेट एनालाइट। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आप लिख दीजिए एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, इम्यूनोग्लोबिन etc, ठीक है ना। उसके बायोरिसेप्टर क्या होते हैं, मतलब इसके प्रिंसिपल के अंदर मतलब ही है, द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बाइंड विद बायोरिसेप्टर
इन अ लॉक एंड की मॉडल, मतलब जो लॉक एंड की मॉडल आप जानते हैं ना कि जैसे ताले में चाबी एकदम फिट हो जाती है, अगर आप कोई दूसरी चाबी का इस्तेमाल करना चाहे तो ताला नहीं खुलेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो बायोरिसेप्टर होगा वो उस पर जो हमारा एनालाइट होगा उसी तरीके से बाइंड करेगा जो उसके लिए सुटेबल होगा कि उसमें जाकर के वो फिट हो जाए, ठीक है ना। इसी को क्या बोलेंगे, बायोरिसेप्टर बोलेंगे। उसके बाद उसका मॉलिकुलर रिकॉग्नाइजेशन होगा। मॉलिकुलर रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उसका मॉलिकुलर लेवल पर उसका रिकॉग्नाइजेशन होगा, उसकी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी जांची परखी जाएगी, ठीक है ना। द बायोरिसेप्टर अंडरगोज कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। कन्फॉर्मेशनल चेंजेस का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे उसके डेस्टो लीवो रोटेटिव फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे एंड रिकॉग्नाइज द एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल। और क्या करेगा, उसको जो उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी जो उसकी एक्चुअल फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी उसका क्या कर देगा, टारगेट मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आई मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है कि कन्वर्ट द बायोरिसेप्टर रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सिंपल सा मतलब समझे कि जैसे हमने कोई भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट दिया, अब उसको हमको सिंपली आपको डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जरूरत पड़ेगी, ऑप्टिकल सिग्नल की जरूरत पड़ेगी। तो जो ट्रांसड्यूसर होगा वो क्या कर देगा कि जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या तो ऑप्टिकल सिग्नल में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर स्मान चेंज इन द पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, हीट हो गया, ये सब क्या करेगा, इसको ये ऑप्टिकल या इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आपका आता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है, मैग्नीफाई द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड मैनिफोल्डेड इट टू डिस्प्ले द रीडिंग। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ये क्या करेगा, जो आपको यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला उसको मैग्नीफाइड करेगा। मैग्नीफाइड करने का सिंपल जैसे मैग्नेट का क्या मतलब होता है, मैग्नीफाइड का मतलब उसको सूक्ष्मता से बारीक से उसको जांचेगा परखेगा कि एक्चुअल में ये है या नहीं है। मतलब सिंपल बोले तो उसकी एनालिसिस करेगा, या सिंपल बोले तो सीआईडी के तरीके से काम करेगा कि उसको ये पता कर लेगा कि एक्चुअल में ये सही है या नहीं है। तो उसके बाद क्या कर देगा, डिस्प्ले पे उसको रीडिंग देने के लिए आगे फर्दर प्रोसेस करेगा। उसके बाद सिग्नल प्रोसेसर। इसका काम क्या होता है कि जैसे एम्पलीफायर ने मैग्नीफाइड कर दिया, ये जो सिग्नल प्रोसेसर होगा इसको नेक्स्ट मतलब डिस्प्ले कराने के लिए भेजेगा। तो रिसीव द सिग्नल एंड मैनिपुलेट देम, उसको मैनिपुलेट करेगा कि आपको किस में चाहिए, डिग्री फ़ारेनहाइट में चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए, या उसके किसी भी मतलब यूनिट में चाहिए, जिस यूनिट में करेगा उसको मैनिपुलेट कर देगा। उसका रिकॉर्डिंग है डिस्प्ले। उसके बाद क्या करेगा, जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू द क्वांटिटेटिव डाटा, और आपको जो डिस्प्ले होगा वहां पर आपको दिखाई देने लगेगा कि आपका शुगर लेवल कितना है, आपका थर्मल लेवल कितना है, आपका टेम्परेचर कितना है, पीएच कितना है, कोई पैथोजेनिक कंडीशन है या नहीं है। उसके हिसाब से आपको ये जो बायोरिसेप्टर या जो बायोसेंसर होंगे वो क्या करेंगे, आपको शो आउट कर देंगे कि आपके बॉडी में क्या प्रेजेंट है या क्या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो यूज इन द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द फूड प्रोडक्ट। देखिए अभी हम बात करें जैसे फूड प्रोडक्ट है, अब उसमें मान लीजिए कि फंगस लगना स्टार्ट हुआ। जैसे फंगस लगना स्टार्ट हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, उसकी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो चेंज होगी। तो हम क्या करेंगे, उसकी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर उसको बायोरिसेप्टर के द्वारा या सिंपल सा बायोसेंसर के द्वारा उसको डिटेक्ट कर लेंगे कि कितना उसमें क्या लेवल है, क्या लेवल नहीं है, कितना फंगीसाइड है, कोई पैथोजन है या नहीं है। उसके आधार पर हम उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे या तो अप्रूवल के लिए भेज देंगे। उसके बाद इम्यूनो सेंसर, मतलब ये आपके इम्यून सिस्टम को सेंस करेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर डिटेक्ट पैथोजेनिक माइक्रोब, मतलब जो अगर आपके बॉडी में मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आप कोई ब्लड टेस्ट करवाने गए, मैं एग्जांपल एलिजा टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं। तो एलिजा टेस्ट में जब आप ड्रॉप डालते हैं तो आपकी जो ब्लड की जो ड्रॉप जाती है उसको रिकॉग्नाइज होकर के कुछ ही मिनट के बाद आपको लाइनिंग दे देता है। तो लाइनिंग देने का मतलब क्या है कि आपको उसने इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया, उसमें देखा कोई पैथोजेंस है या नहीं है, उसके आधार पर उसने क्या किया कि उसने आपको रीडिंग आउट दे दी। उसी प्रकार से मतलब आइडेंटिफाई टारगेट मॉलिक्यूल इन द ड्रग डिस्कवरी, मतलब क्या करता है कि जो ड्रग डिस्कवरी में उसको आइडेंटिफाई करता है टू डिटेक्ट एयरबर्न, वाटरबर्न और फूडबर्न लाइक एंथ्रैक्स, स्मॉल पॉक्स, ईटीसी, इन सबको डिटेक्ट करता है। और एक चीज जैसे जो प्रेगनेंसी किट आती है वो भी हमारा क्या होता है, एक एज ए बायोसेंसर ही काम करता है। उसमें भी जो हमारे फेटल के जो मतलब कुछ सिंपल सा बोला जाए तो कुछ एनालाइट जो मतलब एनालिट होते हैं, या सिंपल बोले तो एनालिट ही बोलते हैं उसको, ठीक है ना। जो एनालिट होंगे उसको रिकॉग्नाइज करके उसके बाद हमको बताता है कि क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है। तो ये क्या था आपका बायोसेंसर, ठीक है ना। इसकी हमने आपको वर्किंग बता दी, इसका प्रिंसिपल भी उसके साथ में बता दिया। अगर आप बायोसेंसर के बारे में कुछ भी पूछता है तो बस आपको इतना ही रिटर्न करना है। अगर एप्लीकेशन के बारे में और आपको ज़्यादा जानना है, इसके वर्किंग प्रोसीजर के बारे में और जानना है तो आप लेक्चर वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है ना। अब उसका जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट इन डिटेल अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड। देखिए जितने भी प्रोडक्शन है आपको सबके सब पढ़ लेने हैं। मैं आपको जितना यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा उतना तो पढ़ना ही है आपको, साथ में कुछ एक्स्ट्रा होंगे जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में या इसकी जो पीडीएफ अपलोड करूंगा तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर मैं आपको वो दे दूंगा, उतना आपको फिर से अपनी तरफ से देखना है, ठीक है ना। इसके अलावा तो बेसिकली जो प्रोडक्शन है उसको हम बहुत ही ईजी वे में समझेंगे,
देंगे, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने देंगे आपको, और इतना कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी टाइप का प्रोडक्शन आ जाए तो आप उसको आसानी से लिख सकें, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के यहाँ पे क्या लिखना है, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद इंसुलिन के बारे में आपको बताना है। अगर 7 नंबर में करना है तो डायरेक्ट आप इंसुलिन प्रोडक्शन से करेंगे और बाकी के आगे के सारे स्टेप लिख देंगे। तो पहली बात आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व isolation and cloning of the DNA of the interest for production of the protein for therapeutic use, diagnosis and analysis of the disease। सिंपल सा मतलब समझिए कि किसी फॉरेन मटेरियल, जैसे एग्जांपल के तौर पर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व आइसोलेशन एंड क्लोनिंग ऑफ द डीएनए। पहले क्या करेंगे, आप किसी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई बैक्टीरिया ले लिया, आपने बैक्टीरिया से क्या किया, उसके जो डीएनए होंगे उसको आइसोलेट कर लिया, उसके बाद प्लाज्मिड के साथ उसकी क्लोनिंग करा दी। क्लोनिंग कराने के बाद आपको एक नया मॉलिक्यूल मिलेगा, उसी को क्या बोलेंगे आप, शायद ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, या आपको प्रोटीनस पार्ट मिलेगा। अब उस प्रोटीन का आप कहाँ पे यूज करेंगे, थेरापेटिक पर्पज से यूज करेंगे, किसी को ट्रीट करने के लिए, जैसे इम्यूनोग्लोबिन हो गई, फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं, डायग्नोसिस किट हो गई, एंड एनालिसिस ऑफ द डिजीज, मतलब डिजीज की एनालिसिस करता है। तो ये हमारा क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है। तो अगर हम सिंपल टर्म में बोले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है कि किन्हीं दो चीजों के वेक्टर्स को आपस में मिला करके किसी तीसरी चीज का बना देना, वो फुल कॉन्ट्रास्ट में बना देना, जिसका हम यूज करते हैं थेराप्यूटिक यूजेस में, या डायग्नोसिस में, एनालिसिस में, अपनी बॉडी के ऊपर या किसी चीज में रिकॉग्नाइजेशन में, उसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब आते हैं इंसुलिन प्रोडक्शन के ऊपर कि इंसुलिन का प्रोडक्शन हम इन एक्चुअल करते कैसे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इंसुलिन बताना कि क्या होता है। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, जो क्या होता है, एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि आपके बीटा सेल होती है पेनक्रियाज, मतलब जो पेनक्रियाज की जो बीटा सेल होती है वहां से सीक्रेट आउट होता है, एंड इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस द ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। और ये क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है, जो शुगर का लेवल है, उसको मेंटेन करता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इतना आप लोग इंसुलिन के बारे में जानते हैं, बस आपको ये नहीं पता रहा होगा कि ये पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे क्या ये पेप्टाइड हार्मोन है जो कहां से रिलीज होते हैं, हमारे फिर से बोलिए कहां से रिलीज होता है, बीटा सेल के किसकी बीटा सेल से, पेनक्रियाज की बीटा सेल से। काम क्या होता है इनका, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, ठीक। अब आते हैं इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड ऑफ द प्रोडक्शन। देखिए ये मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, थ्योरी के बाद मैं आपको इसका डायग्रामेटिक्स रिप्रेजेंटेशन भी दूंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको बेसिकली 3 चीज़ की जरूरत पड़ेगी। एक होगा ह्यूमुलिन, ठीक है ना, ह्यूमुलिन के बाद प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के बाद बैक्टीरिया, और कुछ हमारे जो भी पार्टिस होंगे उनकी चीज़ें की जरूरत पड़ेगी। तो ह्यूमुलिन क्या होता है, सिंपली जब हमारे बॉडी के अंदर जो इंसुलिन प्रोडक्शन होता है उसको हम इंसुलिन बोलते हैं, और जब हम इन विट्रो में हम प्रोडक्शन करवाते हैं तो उसको ह्यूमुलिन बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि हमारा स्क्लेरोसिस क्लोराइड के फर्मेंटेशन के द्वारा हमको प्राप्त होता है। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, मतलब आप न्यूक्लियोटाइड का सिलेक्शन करेंगे, और इसमें आप 2 न्यूक्लियोटाइड का सिलेक्शन करेंगे। एक होगी चेन 1 जैसे आपका 63 न्यूक्लियोटाइड होंगे, और दूसरी चेन आगे क्या 90 न्यूक्लियोटाइड के होंगे, ठीक है ना। ये आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ द सुटेबल वेक्टर, मतलब आप एक ऐसा वेक्टर का यूज करेंगे जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन संभव हो। तो आप क्या करेंगे, एक वेक्टर क्या होते हैं, सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो वेक्टर हमारे स्मॉल मॉलिकुलर एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए सेल, मतलब डीएनए की जो सेल होती है उसको मतलब कंटिन्यूअस उसके रेप्लिकेशन करते ही जाएं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, वेक्टर इन द प्लाज्मिड। सिंपल बोले तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं जो कि डीएनए के सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होते हैं, ये कंटिन्यूअस डीएनए की सिंथेसिस करवाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। द प्लाज्मिड वेक्टर आर आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, मतलब क्या करेंगे, एस्केलेस को लेंगे, उसमें हम उसका जो एंजाइम होगा उसको हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, इसी को क्या बोलेंगे हम, ये हमारा हो जाएगा वेक्टर। उसके बाद इंसर्शन करेंगे। इंसर्शन करने का मतलब क्या है, जो आपकी चेन थी, ठीक है ना, चेन ए और चेन बी, अब इन दोनों में क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, 2 डिफरेंट प्लाज्मिड आप लेंगे, मतलब प्लाज्मिड आपका समझ रहे हैं कि कोई भी बैक्टीरिया का प्लाज्मिड आप लेंगे, उसके बाद इसमें इंसर्ट कर देंगे। किस में इंसर्ट करेंगे, चेन ए और चेन बी में। तो सिंथेटिक चेन ए एंड बी आर इंसर्टेड सेपरेटली इनटू 2 डिफरेंट प्लाज्मिड एट द साइट ऑफ द बैक्टीरिया एंजाइम। उसके बाद आप क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन एट द सेपरेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आर सेपरेटली ट्रांसफॉर्म इनटू द बैक्टीरिया सेल अंडरगोज माइटोसिस। सिंपल सा मतलब समझने की कोशिश आप कीजिए कि जो हमारे प्लाज्मिड हो गए या जो रिकॉम्बिनेंट मतलब प्लाज्मिड हो गए उसको हम सेपरेट कर लेंगे, वहां पे ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम 3rd यूनिट के बारे में बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद इसको समझिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि अपने जो भी सराउंडिंग एरिया है वहां से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका यूज करके एक नए डीएनए मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन करता है या उसकी रेप्लिकेशन करवाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। उसी प्रकार से जब आपके उस वेसिकल्स के अंदर, जब हमारा प्लाज्मिड के अंदर जो हमारा ये इंसर्शन कराया जाएगा तो वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट में क्या होगा, हमारे एस्केरिचिया कोलाई ही होंगे। अब उस एस्केरिचिया कोलाई का यूज करके क्या करेंगे, उनको माइटोसिस प्रक्रिया के लिए आगे भेज देंगे, जिसकी वजह से उनकी संख्या बढ़ने लगेंगे। देन बैक्टीरियल प्रोटीन फ्यूज विद द टू चेन ऑफ द इंसुलिन। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपके दोनों चेन ए और बी चेन थी, मतलब जो आपने सेपरेट लिया था, प्लाज्मिड के द्वारा लिया था, उसको इसमें फ्यूज कर देंगे। फ्यूज करने के बाद क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोटीन, मतलब क्या करेंगे, गैलेक्टोसाइडेज प्रोटीन को अलग कर लेंगे। तो बीटा गैलेक्टो प्रोटीन आपका क्या है, जो आपकी चेन ए और चेन बी में जो आपके या जो एस्केरिचिया कोलाई के जो प्रोटीन वगैरह है उनको अलग कर देंगे। किसका यूज करके, साइनोजन ब्रोमाइड का यूज करके। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप जो आपकी चेन ए और चेन बी है दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद उन दोनों के बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रिपेयर होगा। उसके बाद क्या जाएगा, हमारा ये बन जाएगा क्या, इंसुलिन बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन हो गया। अब इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा देखते हैं कि इन एक्चुअल आपको ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देनी है, जिससे अगर आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 10 नंबर आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो साइड चेन लेंगे, चेन ए चेन बी। चेन ए क्या होगी, 68 न्यूक्लियोटाइड्स की होगी, चेन बी आपके 90 न्यूक्लियोटाइड्स की होगी। उसके बाद क्या करेंगे, उसको प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करेंगे। मान लीजिए कि ये प्लाज्मिड है आपका, इसके अंदर हमने इंसर्ट कर दिया। तो जीन ए में हमने क्या कर दिया, चेन ए का प्लाज्मिड का इंसर्ट कर दिया, और बी में हमने क्या किया, इसका हमने इंसर्ट कर दिया। उसके बाद फर्दर क्या होगा, ये अपनी मतलब माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस करने के बाद आपका ये जो होगा वो डीएनए मॉलिक्यूल होगा, और ये जो आपका क्या हो जाएगा, ये प्लाज्मिड हो जाएगा। किसके साथ में, चेन ए के साथ में। तो आपका क्या, चेन ए रिकॉम्बिनेट बनेगा, चेन बी रिकॉम्बिनेट बनेगा। ठीक है ना। अब ये जो चेन ए रिकॉम्बिनेट, चेन बी मतलब प्लाज्मिड है, ये दोनों क्या करेंगे, एक एक फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर आप देखें सल्फाइड के साथ हमारा क्या बना रहा है, एक फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है ना, एक चेन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये क्या करेगा, दोनों चेन आपस में मिलेंगे और हमारा क्या बनाएगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन कर देंगे। अब इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर देखिए सल्फाइड बॉन्ड बन रहे हैं, दोनों आपस में सल्फाइड बना देंगे। अगर ये रिप्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं तो आपका अच्छे नंबर यहाँ पे आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट इन डिटेल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटर्स एंड एप्लीकेशन। देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूं कि या तो आपके 7 नंबर में आएगा या तो आपके 10 नंबर में आएगा। तो दोनों टाइप से मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कराया हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलने के बहुत से ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें फर्मेंटर्स होते क्या है। फर्मेंटर्स आर द लार्ज वेसिकल्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट मीडियम। अब न्यूट्रिएंट मीडियम क्या होता है, ऐसे मीडिया जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर हाउस होता है, उसके प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया बोलते हैं। फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आप अपने घर में रहते हैं, घर में क्या करते हैं, खाना पानी सब कुछ खाते पीते हैं, उसी प्रकार से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है न्यूट्रिएंट मीडियम में या कल्चर मीडियम में जाकर के रहता है, वहाँ पे खाता पीता है और खूब अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेंट। अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़्यादा जरूरत है, तो फर्मेंटेंट में डालेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बनते जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम ऑलरेडी प्रेजेंट है और हमारा क्या जाएगा, वहाँ पे प्रोडक्शन होता रहेगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो हमारा मेन फर्मेंटर है उसको बना देना है, उसका आपको डायग्राम बना देना है। सिंपली आप देख सकते हैं कि आपका डायग्राम है, इसको आप 1-2 बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। सिंपल सा क्या बनाना है, आपको पहले एक ऐसे वेसिकल्स बनानी है, यू टाइप की एक वेसिकल्स बनानी है। उसके बाद में आपको 2 पाइप बना देनी है। 2 पाइप आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे आपको 2 पाइप बना देनी है। अब ये जो पाइप होगी ये सैंपलिंग की होगी, मतलब सैंपलिंग अंदर डालेंगे, और जो इधर वाली पाइप होगी वहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका एक इनलेट ऑफ द गैस, मतलब इधर से आप क्या करेंगे, गैस को इनलेट करेंगे और जैसे सैंपल को इनलेट करेंगे, सैंपल यहाँ से आएगा और इनलेट मतलब जो हमारी गैस होगी वो यहाँ से आएगी। दोनों में क्या कहते हैं कि यहाँ पर देखेंगे स्टायर लगा हुआ है, ये कंटिन्यूस रोटेशन करता रहेगा। रोटेशन करने का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब जो आपका सैंपलिंग है, न्यूट्रिएंट मीडिया है, गैस है, ठीक है ना, इन दोनों का क्या करेगा, आपस में मिलाता रहेगा। उसके बाद पीएच मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे पीएच मॉनिटर लगा होगा, टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर मॉनिटर लगा होगा, और यहाँ पर एक आउटलेट लगा होगा कि वाटर यहाँ से आउटलेट हो जाए। ठीक है ना, यही हमारा क्या है, सिंपल सा हमारा क्या है, एक फर्मेंटर है। देखिए इसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, किसी भी तरीके से बनाइएगा, लेकिन इसको आप बना दीजिएगा क्योंकि इसी के ऊपर आपके नंबर उठेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या जाएगा, फर्मेंटर आपने डिफाइन कर दिया। फर्मेंटर क्या है, फर्मेंटर हमारे एक लार्ज वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर क्या न्यूट्रिएंट मीडियम होते हैं, और जो न्यूट्रिएंट मीडियम होते हैं रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। ये हो गया फर्मेंटर का आपने क्या बना लिया, डायग्राम बना लिया। ठीक है ना। उसके बाद अब इसके टाइप्स के बारे में पूछा, तो टाइप्स ऑफ द फर्मेंटर में जो पहला होता है एसटीएफ। एसटीएफ का मतलब स्टायर टैंक फर्मेंटर। स्टायर टैंक फर्मेंटर का मतलब, स्टायर का मतलब कंटिन्यूअस रोटेशन करने वाला, स्टायरिंग करने वाला। ठीक है ना। तो जो हमारा एसटीएफ होता है या स्टायर टैंक फर्मेंटेटर आर मोस्ट कॉमन होता है टाइप ऑफ द फर्मेंटेंट यूज फॉर द बैच प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक इन वायरल वैक्सीन। देखिए ये जो टर्मिनोलॉजी है आपको हर एक फर्मेंटर में देना है, मतलब कि एंटीबायोटिक और वायरल वैक्सीन की प्रिपरेशन के लिए इस फर्मेंटर का हम यूज करते हैं। उसके बाद क्या करना है, सिंपली से आपको इस फर्मेंटर का डायग्राम बना देना है, कुछ नहीं है, सिंपल सा एक वेसिकल्स बनाइए, अगल बगल में 1-2 बैफल्स लगाइए, बफल्स लगाइए। उसके बाद उसको लिंकेज के द्वारा जोड़ दीजिए और बीच में आप क्या लगाइए कि एम्पेलर लगाइए। एम्पेलर का मतलब एजिटेटर, एजिटेटर का मतलब स्टायर। देखिए अगर एम्पेलर पूछ रहा है तब भी आपका मतलब जो घुमाने वाला होता है या रोटेटिंग होता है। अगर आपको एजिटेटर बोला तो एजिटेटर का भी मतलब क्या था, जो
घूमता है। अगर आपको रोटेटर बोल रहा है तो अभी आपको क्या है वो एम्पेलर ही है। तो दो तीन टर्म एक ही होते हैं, ठीक है ना, एजिटेटर, इम्पेलर, रोटेटर, स्टायर, ये चारों चीज़ एक ही चीज़ है, ठीक है ना। ये कंटिन्यूस मतलब घूमेगा। उसके बाद हम यहाँ से एयर इनलेट करेंगे, यहाँ से हमारा ये हमारा क्या जाएगा स्पार्जर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा एसटीएफ मतलब स्टायर टैंक फर्मेंटर हो जाएगा। अब इसके कंपोनेंट कौन कौन से होंगे देखिए, आपने यहाँ पे देख लेना इम्पेलर है तो आपने लिख दिया क्या इम्पेलर, जिसको एजिटेटर भी बोलते हैं, बफल्स है, उसके बाद स्पार्जर है, उसके बाद आपकी क्या फर्मेंटर वेसिकल्स है। ये हो गया आपका। अब इसकी एप्लीकेशन जान लेते हैं। तो एप्लीकेशन मैंने आपको जैसे बताया कि एंटीबायोटिक में, वायरल वैक्सीन के प्रोडक्शन में, और कुछ एप्लीकेशन आपको यहाँ पे एडिशन में डालें, जैसे दिस फर्मेंटेंट प्रोवाइड बफर बेटर एरिएशन एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टी। मतलब जो ये जो हमारा फर्मेंटर मतलब एसटीएफ फर्मेंटर होता है, ये हमको बेटर एरिएशन का मतलब हवा प्रोवाइड करता है, वायु प्रोवाइड, स्टेराइल वायु प्रोवाइड करता है, एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टी इसकी बहुत ही अच्छी होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक एंड द वायरल वैक्सीन। मतलब वायरल वैक्सीन और एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के लिए ये आपका क्या जगह पहला हो गया। अगर आपने ये बनाया तो आपका एक पेज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पर आपने देखो 10 नंबर का क्वेश्चन करें, कम से कम आपको 4 से 5 पेज लिखने हैं। तो आपने क्या किया कि पहले आपने फर्मेंटर बनाया, फर्मेंटर में डिफाइन किया, उसके बाद उसका मतलब आपको डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद थोड़ा उसका यूज बता दिया कौन कौन से कंपोनेंट है। यहाँ पर आपका एक पेज चला गया। उसके बाद टाइप्स ऑफ फर्मेंटर में आपने क्या किया कि पहले आप क्या कीजिए क्लासिफिकेशन, जैसे आप लिखते हैं कि टाइप्स ऐसे 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 करें। तो पहला क्या है स्टायर टैंक फर्मेंटर, दूसरा आपका क्या जाएगा फ्लूइडाइज फर्मेंटर, तीसरा आपका एयरलिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से चौथा फर्मेंटर आप लिख दिए, चौथा आपका बबल फर्मेंटर होता है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। उसके बाद पहली हेडिंग डालेंगे क्या स्टायर टैंक फर्मेंटर, उसके बाद क्या करेंगे स्टायर टैंक फर्मेंटर के बारे में लिखेंगे, उसका डायग्राम बना लेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है जिससे कि आपके यहाँ तक आपके 2.5 पेज कवर अप हो जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो क्या आता है आपका एयरलिफ्ट फर्मेंटर आता है। देखिए अगर आपको मतलब स्पेशली एयरलिफ्ट फर्मेंटर पूछता है तो आपको ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, ठीक है ना। तो ये अलग की चीज़ है, बस आपको इतना बताना है कि एयरलिफ्ट फर्मेंटर होते क्या है। तो एयरलिफ्ट फर्मेंटर कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल फर्मेंटेशन बेसिस, मतलब आपके ये जो होते हैं सिलिंड्रिकल फर्मेंटेशन वेसिकल्स, फर्मेंटर वेसिकल्स होते हैं इन विच ग्रेडियंट ऑफ द एयर बबल्स फॉर्म। मतलब यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पे बबल्स मतलब एयर के जो बबल्स हैं यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना। एनेबल सर्कुलेशन ऑफ द सेल सस्पेंशन, जो इसके अंदर सेल सस्पेंशन होगा जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ आउट करेगा, या जो हमारे बैक्टीरिया होंगे वो प्रोडक्ट होंगे या रेप्लिकेट होंगे या अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, उसको क्या कर देगा उसका सर्कुलेशन करेगा कि पूरे के पूरे मतलब हर जगह पहुंचता जाए। देखिए एग्जांपल के तौर में बताऊं कि जैसे आप क्या करते हैं कि मतलब इस वेसिकल्स के बारे में बात करें तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट मीडिया आप पहुंचा रहे हैं, ठीक, तो यहीं पे प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन आप ऐसी कंडीशन लगा दिए कि जो न्यूट्रिएंट्स मीडियम है ये कंटिन्यूस चारों तरफ आप करें तो चारों तरफ हमारे क्या जगह प्रोडक्शन होता रहेगा बैक्टीरिया का। इसका एक एडवांटेज ये है। अब इसका हमको क्या है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना है। सिंपल सा आप एक वेसिकल्स बनाइए, नीचे से इनलेट डालिए या हम आउटलेट भी नीचे से डाल सकते हैं, ऊपर से एक्सटेड गैस हो जाएगी। हमारा ये आउटर सिलेंडर है, ये हमारा क्या है इनर सिलेंडर है। यहाँ पर हम एक इनलेट पाइप होंगे जिससे हम फीड को इनलेट करेंगे, यहाँ पर गैस की सप्लाई देंगे जिससे कि हमारा बबल्स बने। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो ये वाली जो गैस है इसको यहाँ पर बाहर के मतलब आउटलेट करेंगे, जैसे गैस जो होती है वो नीचे से तो निकलेगी नहीं, ऊपर से निकलेगी। तो हमने गैस की सप्लाई दी, ऊपर से बाहर हो गई, इसी को क्या बोलते हैं गैस आउटलेट पाइप बोलते हैं, ठीक। उसके बाद नीचे हमको क्या मिल जाएगा ये प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि हमारा क्या हो जाएगा मान लीजिए कि कोई भी हमारा ग्लाइकोप्रोटीन बैक्टीरिया जो भी होगा उसका प्रोडक्शन को ये मिल जाएगा। तो ये आपका क्या एयरलिफ्ट मतलब फर्मेंटर हो जाएगा। अब इसका यूज क्या होता है, यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन आपके यूनिट 5th में है, एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ द फाइटेज, मतलब जो फाइटेज होते हैं उनके प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाए। देखिए यहाँ पर आपके लगभग 3 साढ़े 3 पेज कवर अप हो गए। कितने में आपने बस क्या करें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ही दिया। उसके बाद आपके क्या आते हैं बबल कॉलम फर्मेंटर आते हैं। देखिए ये फील्ड विद द इंटरनल हेलिकल कूलिंग के मतलब कॉइल, इसके अंदर क्या होता है कूलिंग कॉइल होता है, एंड हाईली एफिशिएंट इन द हीट एंड मास ट्रांसफर। और जिसका जो एफिशिएंट होता है वो हाईली होता है किसमें मास ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर में। अब इसका आपको डायग्रामेटिक देखिए मैंने यहाँ पे छोटा बनाया, आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा एक वेसिकल्स बनाएंगे, न्यूट्रिएंट सप्लाई देंगे, आउटलेट होगा और यहाँ पर आपका इंटरनल कॉइल होगा, मतलब इसको आपको बनाना जरूरी है। ये आपको बना लेंगे क्या इंटरनल कूलिंग कॉइल बना लेंगे और यहाँ पर आपके स्टेराइल गैस सप्लाई होती रहेगी। ये जो गैस होगी आपके यहाँ से बाहर निकलती जाएगी और यहाँ से आपका कहते हैं न्यूट्रिएंट सप्लाई देते रहेंगे और यहाँ से आपका आउटलेट आपको मिलता जाएगा, आपका प्रोडक्ट मिलता जाएगा। तो ये हमारे क्या जाएगा बबल कॉलम फर्मेंटर हो जाएगी। इसका एप्लीकेशन यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द थायनामाइसिन, ग्लूकोमाइड, एसिटिक एसिड, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इनके प्रोडक्शन में इसका यूज होता है। उसके बाद आता है क्या फ्लूइडाइज बेड ड्रायर। फ्लूइडाइज बेड ड्रायर का कुछ स्ट्रक्चर होता है। आप इसको जब बड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर आपको इसको जो एरिया होगा वो कवर अप हो जाएगा, इसलिए अच्छा दिखने लगेगा। मैं यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको छोटा सा बनाया। आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फ्लूइडाइज बायोमास होगा, ये आप देखने को मिल रहा है। ये आपकी वेसिकल्स है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फीड मटेरियल पंप के द्वारा अंदर जाएंगे, यहाँ पे गैस होगा, यहाँ पर आपका आउटलेट होगा। आउटलेट के बाद यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा आपका जो प्रोडक्शन होगा वो आपको मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा।
जाएगा। अब इसकी एप्लीकेशन क्या जाएगी, एथेनॉल के प्रोडक्शन में, ऑक्सीडेशन ऑफ द नेफ्थलीन में, या कुकिंग ऑफ द पेट्रोलियम, कॉकिंग ऑफ द मटेरियल, मतलब जो पेट्रोलियम होगी उसकी कॉकिंग करने में भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपके जो फर्मेंटर टॉपिक था लगभग आपने 4.5 से 5 पेज कवर अप कर लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। और जहाँ पे आपने 5.5 पेज कवर अप किया, फर्जी चीज़ नहीं लिखी आपने, जो एसेंशियल था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था उसी को दिया, कोई भी चीज़ फर्जी यहाँ पर आपने नहीं लिखी, जितना एसेंशियल था उतना ही लिखा, और ना ही आपने कम लिखा ना ही ज़्यादा लिखा। तो इस कंडीशन पे आपको जो एग्जामिनर होगा 10 में से मिनिमम टू मिनिमम 8 नंबर आपको पक्का देगा। 10 भी हो सकता है अगर उसके माइंड के ऊपर, लेकिन 10 किसी को मिलता नहीं है, तो 8 से 7 नंबर यहाँ पर आपके कंफर्म हो जाएंगे अगर आप इस प्रकार से अपना जो क्वेश्चन पेपर आंसर शीटों का रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है सेक्शन सी, जो कि आपके टोटल 7 नंबर के होते हैं। अगर आरजीपीवी के बारे में बात करें तो उनका 5 नंबर का होता है, एकेटीयू वालों को 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और जो आरजीपीवी के होंगे उनको टोटल इसमें 7 क्वेश्चन सॉल्व आउट करने होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है, हाउ टू मेक सोडियम एल्जिनेट बिट्स इन द CaCl2 सॉल्यूशन। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका एंजाइम इमोलाइजेशन से लिया गया है। ये एंजाइम इमोलाइजेशन में जो आपके सॉलिड मैट्रिक्स होते हैं उनका प्रोडक्शन आप कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बताना है। तो सोडियम एल्जिनेट क्या है, सोडियम एल्जिनेट इन द सॉलिड मैट्रिक्स इज एन एंजाइम इमोलाइजेशन टेक्निक, मतलब इसका यूज करते हैं एंजाइम इमोलाइजेशन टेक्निक में। दिस एजेंट यूज द इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू चेंज इन द पीएच एंड टेम्परेचर, मतलब ये सिंपल क्या करता है, पीएच और टेम्परेचर में चेंज ना हो सके इसका ये क्या करता है, विरोध करता है। अब इसका प्रोसीजर आपको लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, वेट चॉप्ड सी बीट, मतलब आप क्या करेंगे, जो सी बीट लेंगे उसको बढ़िया से काटेंगे, एकदम छोटे छोटे बारीक में करेंगे। उसका उसमें कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन डालेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन डालने के बाद उसका जो सलाइन मिलेगा, मतलब स्टेट बनेगा, उसका स्टेट को हम स्टेट करेंगे, जो क्या जाएगा आपका एल्कलाइन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसका उसको सेपरेशन करेंगे। सेपरेशन करने में आपको 2 चीज मिलेगा, एक सुड वुड रेजिड्यू मिलेगा, एक आपको सोडियम आर्जिनेट सॉल्यूशन मिलेगा। अब इसमें क्या करेंगे, सोडियम आर्जिनेट सॉल्यूशन में कैल्शियम क्लोराइड मिलाएंगे तो आपका कैल्शियम आर्जिनेट फाइबर बन जाएगा। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, एसिड मिला देंगे जिसके वजह से आपका आर्जेनिक एसिड फाइबर बन जाएगा। उसके बाद फर्दर इसमें हम सोडियम मिलाएंगे। सोडियम मिलाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सोडियम आर्जिनेट बन जाएगा। तो ये था क्या, सिंपल सा प्रोडक्शन ऑफ द सोडियम आर्जिनेट इन यूज विद द कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो बस इतना ही था, इसमें कुछ भी विशेष नहीं था। तो अगर आप इतना लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बढ़ा चढ़ा कर भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कीजिए कि आप इसके जितने भी स्टेप्स हैं उसको आप क्या कीजिएगा, डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो इससे आपका 2-3 पेज आराम से यहाँ पे क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था पहला क्वेश्चन। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पीसीआर। पीसीआर का मतलब क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द पीएसआर, मतलब पीसीआर की आपको वर्किंग प्रिंसिपल देनी है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझे कि पीसीआर का मतलब क्या होता है, कि डीएनए की जो कॉपीज होती है, मतलब डीएनए के समरूप जो उसके नए नए डीएनए का निर्माण होता है या उसकी जो प्रोसेस होती है उसी क्या क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए अगर इन साइड में बॉडी होती है वो नेचुरली होती है, लेकिन हम आउटसाइड ऑफ द बॉडी या सिंपल बोले तो इन विट्रो कंडीशन में जब हम इसकी परफॉर्मेंस करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। अगर आपने कोविड का टेस्ट करवाया होगा तो वहां पर आरटी-पीसीआर आपने करवाया होगा। आरटी का मतलब कहता है रिकॉम्बिनेट हो जाता है, और पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब डीएनए की कॉपी करके फिर उसको फिर हम मतलब डीएनए मतलब आरटी-पीसीआर में एक्चुअल होता क्या है, डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए से आपका क्या बनता है, डीएनए बनता है। उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए या रिकॉम्बिनेट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। और उसी प्रकार से जो मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एक पॉलीमरेज का यूज करके हम जो डीएनए की कॉपी बनाते हैं उसी को क्या क्या बोलते हैं, हम पीसीआर बोलते हैं। द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज द मेथड ऑफ मेकिंग कॉपीज ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, मतलब जो डीएनए के सीक्वेंस होते हैं जिसमें एयूजी मतलब एडेनिन ग्वानिन साइटोसिल थाइमिन यूरेसिल जो होते हैं, इन्वॉल्विंग रिपीटेड रिएक्शन विद द पॉलीमरेज, मतलब पॉलीमरेज के रिपीटेड रिएक्शन करवा करके हम डीएनए की जो सीक्वेंस की जो कॉपीज बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन एक्चुअल में इसको क्या बोले, कॉपीज ऑफ द डीएनए स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल, इसका हमारा क्या बोलाएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और ये जो परफॉर्मेंस होती है कहाँ पर, इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है ना। अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल पहले समझ लेते हैं। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल हम पहले डायग्रामेटिक समझेंगे, उसके बाद फिर इसका हम थ्योरेटिकल मॉडल में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या, एक डीएनए का मॉलिक्यूल लेना। आप डीएनए का मॉलिक्यूल ले लिए जिसकी पोजीशन 5 और 3 है, ठीक है ना, 5-3 आप समझ लेना, मतलब 5-3 है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको डिनेचुरेट कर दिया डीएनए मॉलिक्यूल को, दोनों को सेपरेट आउट कर दिया। देखिए 5-3 अलग हो गया, 3-5 आपका अलग हो गया, ठीक है ना। तो दोनों आपके अलग हो गए। इसी में क्या करेंगे, इनियल ऑफ द 2 ओलिगोन्यूक्लियोसाइड। इनियल का मतलब क्या हो जाएगा, एडिशन कर देंगे, सिंपल बोले तो एडिशन कर देंगे 2 न्यूक्लियोसाइड्स का या ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में आपके 2 से लेकर के 10 तक जो आपके शुगर मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम एडिशन करेंगे। तो जब हम एनियल मतलब 2 ओलिगोन्यूक्लियोसाइड का जब यहाँ पर हम एडिशन करेंगे, एनियल करेंगे प्रीमर्स के द्वारा, तो ये जो मॉलिक्यूल आपने देख रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर से आया हुआ। या सिंपल बोले तो हमने जो एनियल करवाया हुआ है, या सिंपल बोले कि जो हमने इसके लिए उत्पन्न किया एक मतलब एक और हमने एक चेन दे, तो यहाँ पर चेन आकर के जुड़ जाएगा। अब
उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो वहाँ पर आपका एनियल लग गया, एनियल के बाद क्या करेंगे, उस मिक्सचर को हम डीएनटीपी के साथ में क्या करेंगे, इंक्यूबेट कराएंगे और एंजाइम पॉलीमरेज उसमें एडिशन करेंगे। एंजाइम पॉलीमरेज जैसे आप उसमें डालेंगे, जो आपकी एनियल थी जो कि आपके 3 बॉन्ड की थी, वो फर्दर आपकी क्या ग्रोथ करने लगेगी। ग्रोथ करने के बाद क्या बना देगी, आपका एक और सीक्वेंस बना देगा। तो ये मतलब जो आपका प्राइमरी था और ये वाला जो सेकेंडरी ब्लैक कलर वाला सेकेंडरी था, ठीक है ना, जो कि हमने एडिशनल लगाया था एनियल के द्वारा, जो कि क्या था, 2 ओलिगोसैकेराइड या न्यूक्लियोसाइड की प्राइमर्स थे। वो क्या करेगा, आप मतलब अपने थोड़ा जनसंख्या बढ़ाएगा, अपना थोड़ा रेप्लिकेट करेगा और फिर जाकर के जब इसकी चेन दोनों बराबर हो जाएगी तो दोनों आपस में जाकर के कंबाइन हो जाएगा, दोनों आपस में मैचअप कर जाएंगे और एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके 2 डीएनए मॉलिक्यूल बने, मतलब जो नीचे वाला अलग हुआ था, देखिए ये जो नीचे वाला अलग हुआ था, इससे क्या इसका और ये इसके साथ फॉर्मेशन हुआ तो आपका ये बनाया, और एक आपका नीचे वाला बचा था, नीचे वाले के साथ भी इसी तरीके से क्या मतलब इसी तरीके का जो हमारा डीएनए सीक्वेंस था, ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड था इसी तरीके के नीचे भी लगा, और जब नीचे लगा तो एक और डीएनए बना। तो यहाँ पे क्या किया, डीएनए की सेम टू कॉपी हमने कर ली। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 2 डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, इसी को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और यही इसका प्रिंसिपल मेथड है और यही हमारा क्या वर्किंग प्रिंसिपल भी है। अब इसके स्टेप के बारे में पढ़ते हैं, जो हमने जहाँ पर अभी देखा इसके स्टेप में क्या क्या होता है। पहला क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ द डबल स्टैंडर्ड टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब जो आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, उसको डीनेचुरेट करेंगे। डीनेचुरेट करने का मतलब क्या, उसको दोनों जो डबल हेलिकल में है उसको एक सिंगल हेलिकल में चेंज करेंगे। तो सेपरेशन ऑफ द डीनेचुरेट डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इनटू अ सिंगल स्ट्रैंड, मतलब सिंगल स्ट्रैंड में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद कहेंगे रीनेचुरेट करेंगे, उसको रीनेचुरेशन करेंगे किसके द्वारा, प्रीमर्स के द्वारा। तो रीनेचुरेशन ऑफ द प्रीमर्स विद कॉम्प्लीमेंट्री रीजन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक एडिशन लगा दिया, यहाँ पर हमने एक एडिशन लगा दिया, तो ये मॉलिक्यूल आपके प्राइमरी थे, यहाँ पर आपने सेकेंडरी लगा दिया, जो आपके क्या हो जाएगा, प्रीमर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे, और इसको कितने टेम्परेचर पे रखेंगे, 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपका जब मतलब थोड़ा रिंग जब बड़ी होगी तो क्या होगा, आपका एक नए डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब आप इंक्यूबेशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर करेंगे तो वहाँ पे डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जिसको बोलते हैं डीएनटीपी बोलते हैं, और पॉलीमरेज टेक्यू एंजाइम जाकर के वहां पे रिएक्शन करेगा। उसके बाद आपका वहां पे एक डीएनए मॉलिक्यूल पूरा का पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके क्या 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएंगे, जो कि हमने ऊपर और नीचे करके यहाँ भी आपको देखा था, ठीक है। तो यह था कि आपका व्हाट इज पीसीआर एंड राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द पीसीआर। देखिए अगर आप इस टाइप से लिखते हैं तो आपकी कॉपी तो अच्छी लगेगी ही, देखने में सुंदर भी लगेगी और आपको नंबर भी अच्छे वहां पे मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से वहां पे क्लियर आउट करते हो सब टॉपिक को लिखना है, ठीक है ना। अब इसके एप्लीकेशन देखिए, कभी कभी एप्लीकेशन भी पूछ लेता है, तो एप्लीकेशन भी हमको यहाँ पे देना है, ठीक है ना। तो क्लोनिंग ऑफ द डीएनए, मतलब डीएनए की क्लोनिंग करने के लिए तो cDNA फॉर्मेशन होगा। डिटेक्शन ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड जीन थेरेपी में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है ना। इम्यूनोग्लोबिन जैसे एंटीबायोटिक होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। तो हमको पहले क्या करना है, इम्यूनोग्लोबिन की डेफिनेशन देना है, उसको डिस्क्राइब करना है, उसके बाद हमको इसका स्ट्रक्चर देना है, और स्ट्रक्चर में कौन कौन से रीजन पाए जाते हैं उसको हमको क्या करना है, सिंपली से मतलब हाईलाइटेड कर देना है, और उसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उसको समझाते हुए चले जाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, इम्यून का मतलब इम्यून सिस्टम और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम का प्रोटीन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन, जिसको हम एंटीबायोटिक के नाम से भी जानते हैं। देखिए इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ द प्रोटीन होते हैं जो कि प्लाज्मा सेल से हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, दैट डिफरेंशिएट फ्रॉम द बी सेल इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन प्रोटीन ऑफ द बैक्टीरिया वायरसेस और द ट्यूमर। जैसे ही आपके बॉडी के अंदर किसी भी बैक्टीरिया वायरसेस या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है, ठीक है ना, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब जो हमारी बी सेल के द्वारा जो हमारा इम्यून सिस्टम मेटाबोलाइट्स होते हैं या जो प्रोटीन होते हैं, और जब हमारे दूसरे प्रोटीन आ जाएंगे, प्रोटीन मतलब किसके प्रोटीन, बैक्टीरिया वायरस के प्रोटीन आ जाएंगे, तो दोनों आपस में मैचअप नहीं करेंगे। तो इन दोनों को आपस में मैचअप कौन नहीं हो जाता, उसी को क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। तो इम्यूनोग्लोबिन आर द स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है, दैट डिफरेंशिएट फ्रॉम द बी सेल इन द रिस्पॉन्स टू फॉरेन प्रोटीन ऑफ द बैक्टीरिया वायरसेस एंड ट्यूमर सेल। मतलब कहने का क्या है कि जो हमारी बी सेल होती है और जो बैक्टीरिया के या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन होते हैं उन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है ना। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन। तो सिंपली आपका यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे हमारी चेन ए चेन बी लगी होती है, इसका प्रोटेक्शन में मैंने आपको बताया था। साथ में हमारा क्या होता है, एक लाइट चेन, एक हमारी क्या हैवी चेन लगी होती है, और सब आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ में लिंकेज होते हैं। और जो हमारा ये वाला साइड होता है, ये वाला जो साइड है आप देख रहे हैं, ये हमारी क्या एंटीबॉडी बाइंडिंग है, वहीं पर हमारा जाकर के एंटीबॉडी बाइंड करेगी, ठीक, ये आपको समझ में आ गया। ये हमारे जाकर के यहाँ पे बाइंड करेगी। उसके बाद यहाँ पर हमारी जो है लाइट चेन रहेगी, हमारी हैवी चेन हो जाएगी, दोनों आपस में डाइसल्फाइड
सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे और साथ में हमारा जो हमारी ए चेन बी चेन है ये भी हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा यहाँ पे हमारे जुड़ेंगे। डाइसल्फाइड क्यों बोले? सिंपल सा जैसे कि एक चेन बनाने के लिए आपको 2 सल्फर ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डाइसल्फाइड चेन बोलेंगे। अब इसमें कई सारे रीजन होते हैं। जो आपकी ये लाइट चेन हैवी चेन की जो चेन है इसको आप वेरिएबल रीजन बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपकी जो ये हाफ मतलब जो आपके जो ये मतलब जो देख रहे हैं ना हैवी वेट की चेन, जो मतलब जो हैवी वेट है वो चेन, और साथ में जो पूरा डाइसल्फाइड लिंकेज का चेन भी है इसको आप क्या बोलेंगे? कांस्टेंट रीजन बोलेंगे। और जो ये आपकी जो स्तंभ जैसा खंबा जैसे खड़ा है इसको आप क्या बोलेंगे? हैवी चेन, ये आपका हिंज रीजन हो जाएगा। और जो मैंने आपको यहाँ पे अंदर के देखे आपकी क्या जाएगी? लाइट चेन, और जो सल्फर है वो आपका डाइसल्फाइड चेन हो जाएगा या ब्रिज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या है? सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब इसके स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है? डिफाइन करना है, तो ठीक है। तो एंटीबॉडी इज अ वाई शेप्ड मॉलिक्यूल, मतलब आप देख सकते हैं कि वाई शेप्ड का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। जहां पर आपको 2 पेयर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन, मतलब आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पेयर ये एक पेयर ये 2 पेयर की आपको डिफरेंट टाइप के प्रोटीन देखने को मिलेगी। ये दो जिसमें बोलेंगे 2 आइडेंटिकल हैवी चेन, मतलब जो आपके 2 आइडेंटिकल हैवी चेन होंगे, आप सिंपल सा देख सकते हैं। यहाँ पर आपके क्या है? 2 आइडेंटिकल हैवी चेन है, और यहाँ पर आपके 2 आइडेंटिकल लाइट चेन, और वहां पर आपके क्या होंगे? 2 आइडेंटिकल लाइट चेन होंगे, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है ना। जो आपकी 2 हैवी चेन होगी वो 440 से 450 अमाइनो एसिड के मिलकर बनी होगी, और प्रत्येक अमाइनो एसिड का जो वेट होगा 53,000 से 75,000 मॉलिक्यूलर या ग्राम पर मोल के हिसाब से होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो आपके आइडेंटिकल चेन होगी वो 220 अमाइनो एसिड की बनी होगी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट मतलब एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 23,000 डाल्टन होगा, ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट आता है वेरिएबल डोमेन रीजन, ये क्या है? टर्मिनल ऑफ द बोथ लाइट चेन एंड दी हैवी चेन, मतलब क्या करता है कि जो आपके लाइट चेन और हैवी चेन होता है दोनों को टर्मिनेट करता है, मतलब अलग करता है। अब इसमें भी आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हाइपर वेरिएबल, एक होता है फ्रेमवर्क। देखिए हाइपर वेरिएबल और फ्रेमवर्क को आपको ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हाइपर का वेरिएबल का मतलब हाइपर का मतलब ज़्यादा, और वेरिएबल का मतलब जो उनके बीच में टर्मिनल आता हो, और फ्रेमवर्क का मतलब जो एक उसको सिस्टमिक फ्रेम में रखता है उसको क्या बोलेंगे? आप फ्रेमवर्क बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या जाएगा? वेरिएबल डोमेन रीजन हो जाएगा। उसके बाद इसमें हमारा जो नेक्स्ट हो गया वो क्या हो जाएगा? हिंज रीजन। हिंज रीजन में बेसिकली क्या पाया जाता है? आपको रीजन इट्स बिटवीन द CH1 एंड CH2 डोमेन, मतलब जो आपके दोनों डोमेन है उनके बीच में जो आपको रीजन पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? हिंज रीजन बोलेंगे। उसके बाद इसमें जे चेन पाई जाती है। जे चेन क्या? स्पेशल पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जो कि पॉलीमराइज द मोनोमर, मतलब जो मोनोमर्स होते हैं उनको दोनों आपस में क्या करते हैं? पॉलीमराइज करती है। उसके बाद आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज बिटवीन द लाइट चेन एंड द हैवी चेन। ये दो होते हैं, एक इंटरचेन होता है, एक इंट्रा चेन होता है, ठीक है। इंटरचेन में क्या होता है? बिटवीन द हैवी चेन, मतलब कहने का कि जो आपके जो दोनों हैवी चेन है उनके बीच में जो पाए जाते हैं उनको इंटरचेन बोलेंगे। और जो आपका इंटरचेन होता है वहाँ पे 2 सल्फाइड इन द लाइट चेन, मतलब कहने का कि 2 सल्फाइड में आपके लाइट चेन में पाए जाएंगे, 4 सल्फाइड में आपके गामा अल्फा एंड जो आपका सिग्मा है वहाँ पे पाए जाएंगे। साथ में आपका जो 5 डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे वो म्यू एंड एप्सिलॉन हैवी चेन में आपके पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये था हमारा क्या? इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और साथ में उसका डिस्क्रिप्शन। देखिए अगर आप एक के स्टूडेंट तो इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, और आपको इसके प्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ लीजिएगा कैसे इसका एप्लीकेशन प्रोडक्शन होता है। देखिए प्रोडक्शन का अगर सिंपल सा मतलब समझे तो इसका यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो चूंकि ये एंटीबॉडी है तो सिंपल सा आपको एंटीबॉडी के जितने भी एप्लीकेशन है जैसे पैथो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको किल करना या उनसे छुटकारा पाना, या बॉडी में जो भी पैथोजन इन्फेक्शन होता है उनको ट्रीट करना, ETC आप वहाँ पर उसका एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपल सा अगर मतलब उसके टाइप्स के बारे में पूछता है, मतलब हीमोग्लोबिन कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको टोटल 5 टाइप के आप जानते हैं, ठीक है ना। जिसमें IgA, IG, IgG, IgM, IgG, ये आपके क्या होते हैं? टाइप डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? आपके इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। और सिंपल सा क्या करना है आपको? थोड़ा थोड़ा उसका एप्लीकेशन देख लेना है। तो ये आपके 10 नंबर में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं, एक्सप्लेन आउट कर सकते हैं। उसका जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द प्रोडक्शन ऑफ द किल्ड बैक्टीरिया वैक्सीन, जिसको हम सिंपल भाषा में इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो आपको किल्ड बैक्टीरिया वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के प्रोडक्शन के बारे में बताना है। तो विच कंसिस्ट, मतलब जो हमारी किल्ड बैक्टीरिया वैक्सीन होती है, आल्सो का इनएक्टिवेटेड वैक्सीन विच कंसिस्ट ऑफ द वायरस पार्टिकल या बैक्टीरिया पार्टिकल या अदर पैथोजन के पार्टिकल होते हैं दैट हैव बीन ग्रोन इन अ कल्चर मीडियम, जिसको हम कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं, एंड देन यूज टू डिस्ट्रॉय द डिजीज कैपेसिटी ऑफ ए पैथोजन, मतलब जो पैथोजन की जो डिजीज की कैपेसिटी होती है डिजीज कॉज करने की, उसको क्या करते हैं? उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो जो हमारी किल्ड बैक्टीरिया वैक्सीन होती है वो हमारी क्या काम करती है कि जो हमारे पैथोजेंस होते हैं उन्हीं से हम उसको आइसोलेट करते हैं, उसके बाद उसी से हमको क्या करते हैं? उनके खिलाफ उनका यूज करते हैं कि वो किल आउट हो सके, या उनके जो डिजीज फैलाने की जो कैपेसिटी है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर BCG वैक्सीन हो गया, कोलेरा वैक्सीन हो गया, प्लेग वैक्सीन हो गया, ठीक है। तो ये आपका जगह क्या किल्ड बैक्टीरिया वैक्सीन के एग्जांपल हो गए। अब इसका प्रोडक्शन आप कैसे करेंगे अपनी लेबोरेटरी में? तो सिंपली आप क्या कर लेंगे? एक बैक्टीरियल सेल लेंगे, चाहे आप वायरल सेल लेंगे, चाहे आप किसी भी पैथोजन का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या का सेल ले लेंगे, ठीक है ना।
आर क्लियर ऑफ द कॉन्टामिनेट, उसको एकदम फ्री फ्रॉम स्टेराइल कर देंगे, किसी प्रकार कॉन्टामिनेट ना रहने पाए। उसके बाद उसका क्या करेंगे, इनोकुलेशन करेंगे। इनोकुलेशन एंड इंक्यूबेशन दोनों साथ में करेंगे, तो यहाँ पर आप हेडिंग डालिए इनोकुलेशन एंड इंक्यूबेशन, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वॉश करने के जो बैक्टीरिया सेल को आपने वॉश कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, इन कल्चर्ड इनटू द कल्चर मीडिया, उसको फिर हम क्या कर देंगे, इनोकुलेट कर देंगे किसमें, कल्चर मीडिया में। एंड देन इंक्यूबेट के लिए रख देंगे कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए इंक्यूबेशन के लिए रख देंगे, ठीक ना। एज एप्रोप्रिएट कंडीशन, जो भी इसको टेम्परेचर चाहिए होगा, जो भी इसको पीएच चाहिए होगा। उसके बाद कहेंगे रिमूवल ऑफ द सेल, मतलब इंक्यूबेशन के बाद वहां से हमको क्या कर देंगे, जो सेल बनेंगे उसको रिमूवल करना होगा। तो जब हमारी सेल बन जाएगी, अच्छी तरीके से हो जाएगी सॉलिड कल्चर मीडिया पे, तो हम उसको सलाइन के द्वारा वॉश करेंगे। जैसे आप सलाइन के द्वारा वॉश करेंगे तो वहां पे जो आपकी सेल होगी वो रिमूव्ड आउट हो जाएगी। उसके बाद आप सेंट्रीफ्यूजेशन करेंगे, जो आपको मिक्सचर मिला हुआ है उसको सेंट्रीफ्यूजेशन या सेंट्रीफ्यूजेटर में डाल देंगे। उसके बाद उसका सेंट्रीफ्यूजेशन करेंगे, जिसके माध्यम से आपको क्या मिल जाएगा, एक सॉलिड मटेरियल मिल जाएगा। फिर उसको हम वॉश कर लेंगे। उसके बाद जो आपको बैक्टीरियल सेल मिली थी उसको क्या कर देंगे, स्टरलाइज करेंगे। सेंट्रीफ्यूजेशन के बाद आपको बैक्टीरियल सेल मिली, उस बैक्टीरियल सेल को आप स्टरलाइजेशन करेंगे, कितने 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितने 1 घंटे के लिए स्टरलाइजेशन करेंगे। उसके बाद उसका एस्टिमेशन करेंगे कि हाँ एक्चुअल में जो हमने बनाया वही है या दूसरा कुछ है। तो बैक्टीरियल सेल पर एमएल इज एस्टिमेटेड बाई हैबर सेल ब्राउन ट्यूब्स, या जिसको ब्राउन ट्यूब्स भी बोलते हैं, या फोटो इलेक्ट्रिक नेफ्लोमीटर के द्वारा इनका क्या कहते हैं, एस्टिमेशन भी करेंगे। उसके बाद इसकी पैकेजिंग करेंगे, स्टोरेज करेंगे। तो वैक्सीन इज स्टोर्ड इन अ वायल, जिसको डार्क ब्राउन होता है, एंड स्टोर एट 150 से मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में इसको क्या कर देंगे, हम स्टोर करके रख देंगे, ठीक है। तो हमारी क्या थी, किल्ड बैक्टीरिया वैक्सीन की प्रोडक्शन। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द प्रोडक्शन ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। देखिए आपको हाइब्रिडोमा के नाम से भी ये पूछा जा सकता है। और एक चीज, अगर आप एकेटिव चाहे आरजीपी वाले होंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप चाहे वो 10 नंबर में तैयार कर लीजिएगा, चाहे 7 नंबर में तैयार कर लीजिएगा। मैं जो आपको बताऊंगा पूरा 10 नंबर के तरीके से बताऊंगा, जिससे कि आपको आसानी से इसको डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में बताना है। देखिए मोनो का मतलब क्या होता है, एक, क्लोन का मतलब जो डीएनए क्लोनिंग होता है, एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है कि जो कि पैथोजेंस को किल करते हैं या तो उनकी ग्रोथ को रोकते हो। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज एन एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय सिंगल क्लोन ऑफ द सेल, मतलब हम सेल का सिंगल क्लोन करते हो, हमको प्रोड्यूस हो जाती है सिंगल या सेल लाइन के द्वारा हमको प्रोड्यूस होती है, कंसिस्टिंग ऑफ द आइडेंटिकल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। मतलब क्या कहते हैं, एक आइडेंटिकल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं कि वो इसी प्रकार के बैक्टीरिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि जैसे आपने सिफिलिस ले ली, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ द पैथोजन, जितने डिफरेंट टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, उनके प्रति एक्टिव है। लेकिन जो हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगी वो किसी एक खास प्रकार के बैक्टीरिया के प्रति एक्टिवेट होगी। फॉर एग्जांपल जैसे डिप्थीरिया के प्रति हमारा अलग हो जाएगा, अगर हमको बैसिलस के लिए बनाना तो बैसिलस के लिए अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा ये कर जाएगा एक मोनो का मतलब सिंपल सा एक, मतलब एक पार्टिकुलर के लिए होगी। अब इसके प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, कैसे प्रोडक्ट करेंगे। देखिए मैंने इसको डायग्रामेटिक बताया हुआ है, आप इसको चाहे तो आप इसको थ्योरेटिकल लिख सकते हैं, डायग्रामेटिक लिखेंगे तो और अच्छी बात है। सबसे पहले हम एक चूहा लेंगे। देखिए मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, मैंने कोशिश की हुई है, जो भी मैं कर पाया हूं उतना मैंने आपके लिए किया। वहां पर हमें क्या करना है कि इसको इम्यूनाइजेशन करेंगे। इम्यूनाइजेशन कैसे करते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करा कर जो भी उसमें उनको प्रोडक्ट देना है उसको इम्यूनाइजेशन करेंगे, उसका इंजेक्शन लगाएंगे, सेलेक्टेड करेंगे, एंटीजन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस चूहे का स्प्लीन निकाल लेंगे। स्प्लीन निकालने के बाद क्या करेंगे, स्प्लीन को आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो यहाँ पे हमारे इम्यून सेल्स के द्वारा जो भी हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ उसको हम निकाल लेंगे। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, आपको एक मतलब एक एजा जो इसके स्प्लीन के जो पार्ट थे वो हमको मिल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक माइलोमा सेल कल्चर बनाएंगे। उसके बाद जो हमारा माइलोमा सेल कल्चर होगा उसमें क्या करेंगे, हमको जो म्यूटेंट माइलोमा होंगे वो हमसे मिल जाएंगे। देखो हमने क्या बना लिया कि माइलोमा सेल कल्चर बना लिया। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमारे बैक्टीरियल प्रोडक्शन या पैथोजेनिक प्रोडक्शन या जो हमारे माइक्रो प्रोडक्शन होगा। अब जो यहाँ पे प्रोडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, म्यूटेंट माइलोमा बोलेंगे। अब ये जो आपके जो म्यूटेंट माइलोमा है और जो आपके जो स्प्लीन के माइलोमा या जो स्प्लीन के जो भी पार्ट है वो दोनों आपस में जाकर के सेल फ्यूजन करेंगे। और सेल फ्यूजन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाले जो आपके म्यूटेंट माइलोमा है और ये वाले आपका क्या है, स्प्लीन के जो पार्ट है वो आपके यहाँ पे मिले हुए हैं। और किस मीडियम में, पॉलीएथाइलिन ग्लाइकोन मीडियम में जाकर के क्या करेंगे, अपना ग्रोथ करेंगे। अब जब ये अपनी ग्रोथ कर लेंगे, सफिशिएंट मात्रा में ग्रोथ कर लेंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे, डाइल्यूशन बनाएंगे। और जब डाइल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा फ्री मतलब जो हमारा मीडिया होगा वो फ्री फ्रॉम हो जाएगा सीरम के द्वारा,
सीरम से वो फ्री हो जाएगा, वो मीडिया हो जाएगा। फिर इसका डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करने के बाद फिर इसका सेंट्रीफ्यूजेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेल मिल जाएगा, ठीक है ना, स्पेशलाइज्ड सेल मिल जाएगा। उसका जो हमारी सेल होगा उसको HAT मीडिया में डालेंगे, जिसके वजह से उसका ग्रोथ होगा, तो वहां पर आपको क्या बनेगा, उसका प्रोडक्शन होने लगेगा। उसी प्रोडक्शन का क्या बोलेंगे, हाइब्रिडोमा सेल्स, मतलब जो हमारी यहाँ पर जाएगी, यहाँ पे जो बन जाएगी। अब इसमें से हमको क्या करना है, जो भी आपके HAT मीडिया से जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ, अब यहाँ पे जो हमको हाइब्रिडोमा सेल होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है एंड उसको फिर क्या करना है, कल्चर इन द माइक्रोबियल कल्चर, मतलब उसको फिर कल्चर मीडिया में डालेंगे। कल्चर मीडिया में डालने के बाद फिर उसका एस्से करेंगे कि उस कितने अमाउंट में हमारा वहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी परसेंटेज पुलिटी वगैरह क्या है, ये सब हम वहाँ पे इसकी क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे। अब जब इसकी एनालिसिस हो जाएगी, ये पता चल जाएगा कि हाँ इसमें हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो हमको चाहिए था वो है इन एक्चुअल, तो फर्दर हम क्या करेंगे, इसको फ्रोज कर देंगे। फ्रोज करने का मतलब क्या है, फ्रीज ड्राइंग करेंगे। और जब फ्रीज ड्राइंग करेंगे तो यहाँ पर आपको मतलब जब फ्रीज ड्राइंग कर लेंगे तो आपको यहाँ पर सॉलिड मटेरियल प्राप्त होगा। अब यहाँ से आप दो प्रकार से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना सकते हैं। एक क्या करेंगे, फिर से आप एक चूहा लेंगे, चूहे में फिर से आप क्या करेंगे, इसको मतलब जो हाइब्रिडोमा आपको मतलब फ्रोजन में मिला था उसको क्या कर देंगे, इंजेक्ट कराएंगे। फिर उसके मतलब चूहे के अंदर क्या होगा, आपका एक एसेप्टिक फ्लूइड बनेगा। उससे क्या करेंगे, आप जो भी आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो जाएगा उसको आइसोलेट कर लेंगे और प्यूरिफाई कर लेंगे। और वहीं अगर हम इसको इन विट्रो कंडीशन में फर्मेंटेटर के अंदर डालेंगे तो सिंपली हमको डायरेक्टली हमको क्या बना देगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यहाँ पर हमको ये मिल जाएगी। MAbs का मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ही होता है, ठीक है ना, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये था इसका सिंपल सा प्रोसीजर। अब अगर आपको इसके बारे में डिटेल में लिखना है, जैसे 10 नंबर में आ गया, तो सबसे पहले आप इसकी थ्योरेटिकल में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो पहले सिलेक्शन ऑफ द माउस या सिलेक्शन ऑफ द एनिमल, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्टली सेलेक्ट एन रैट, मतलब रैट को सेलेक्ट कर देंगे एंड इंजेक्टेड विथ एन इंजेक्शन व्हिच स्टिमुलेट देयर इम्यून सिस्टम, दैट्स कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। उसके बाद आपके दूसरी हेडिंग है आइसोलेशन ऑफ द स्प्लीन, देन हम क्या करेंगे, द स्प्लीन आइसोलेटेड फ्रॉम द इम्यूनाइज्ड रैट। उसके बाद आपके थर्ड हेडिंग पर जाएगी द प्रोडक्शन ऑफ द माइलोमा सेल या माइलोमा सेल कल्चर। उसके बाद आपको माइलोमा सेल कल्चर में क्या बताना है कि आपका म्यूटेंट माइलोमा वहां से आपको, तो देन वी गेट द माइलोमा म्यूटेंट माइलोमा, यहाँ पर आपको क्या, देन व्हेन मतलब फिर उसके बाद आप क्या मतलब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फ्यूजन, मतलब सेल फ्यूजन डालेंगे। द म्यूटेंट माइलोमा सेल एंड द स्प्लीन सेल कंबाइंड विथ ईच अदर एंड फ्यूज्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द सेल। वहां पर आपके क्या जाएंगे, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द सेल। उसके बाद फिर आपके नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे द प्रोडक्शन या रेप्लिकेशन ऑफ दिस फ्यूज्ड सेल। उसके बाद आप क्या कर देंगे, द फ्यूज्ड सेल इज इंक्यूबेटेड इन द, मतलब किस पर बोल देंगे, इनोकुलेटेड कर देंगे इन द पॉलीएथेनिक ग्लाइकोल मीडियम। देन फर्दर दे इफ दे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या दे मतलब सेल फ्यूजन या फ्यूज्ड सेल आर ग्रोन, देन इट्स अंडरगो द डाइल्यूशन प्रोसेस एंड देन सेंट्रीफ्यूजेशन हेडिंग पड़ेगी। उसके बाद सेंट्रीफ्यूजेशन, आफ्टर द सेंट्रीफ्यूजेशन वी गेट द सेल मीडिया, मतलब हमको एक सेल मीडिया मिल जाएगी। देन उसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी ट्रांसफ्यूजन इनटू द HAT मीडिया, देन दिस सेल कल्चर और दिस सेल मटेरियल आर ट्रांसफर्ड इनटू द HAT मीडिया एंड selected as selective hybridoma cell and then ऐसे फिर आपका हेडिंग पढ़ेंगे क्या, ऐसे देन ऐसे ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिजायर्ड एंटीबॉडी विथ बायोकेमिकल टेस्टिंग एनालिसिस एंड डिफरेंट प्रोसीजर्स। देन अगेन आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी, फ्रोजन ऑफ द डिजायर्ड हाइब्रिडोमा, द हाइब्रिडोमा इज फ्रोजन अबाउट टू -20 डिग्री सेंटीग्रेड टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे फिर आपकी दो हेडिंग पड़ेगी, तो वी कैन आइसोलेट द MAbs का मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, वी कैन आइसोलेट द MAbs by the two method, in vitro method, in vivo method. In vitro method, firstly we taken rat and injected the hybridoma frozen hybridoma, and then we get the acidic fluid and then isolated and the purification of the monoclonal antibody in condition of the in vitro। वहां पर आप लिखेंगे in vitro condition में वे the frozen desired material या hybridoma जो फ्रोज हमने किया था directly transferred into the fermenter and fermenter is the large vesicle that consists the culture media for the production of the desired या pathogens of the microorganism and the production of the monoclonal antibodies are the produced। तो टोटली आपका क्या हो जाएगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यहाँ पर आप इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं। देखिए अगर आपने इतना बना लिया तो इतने पे ही आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, कोई भी यहाँ पर आपका नंबर काटने वाला नहीं होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको जो उतना लिखना था उतना मैंने आपको बताया, और कुछ मैंने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश की लैंग्वेज में बताया कि आपको इसको कैसे रिटर्न आउट करना है, ठीक है ना।
उसके बाद जो आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट इन डिटेल अबाउट द वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक एंड मेंशन इन एप्लीकेशन। देखिए इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक का एक सिंपल सा मतलब समझिए, चाहे आपसे वेस्टर्न पूछी जाए, चाहे साउदर्न पूछी जाए, चाहे आपसे एलिजा टेस्टिंग पूछी जाए, तो सिंपली इन तीनों का एक ही मोटिव होता है कि जो मिक्सचर ऑफ द प्रोटीन होता है उसमें हमको एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन को देखना है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने मतलब एक कल्चर मीडिया बनाया, मान लीजिए कि आप सिफेलोस्पोरिन का बनाए, तो सिफेलोस्पोरिन आपको क्या कहाँ से मिलते हैं, सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम से मिलती है कि नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, मिक्सचर ऑफ द प्रोटीन सर में हमको सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम के कौन से प्रोटीन्स हैं उसको हमको क्या करना है, आइसोलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको किसी टेक्निक के द्वारा ये पता करेंगे उसमें प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उसका सेपरेट आउट करेंगे। तो जो इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक होती है वही होती है कि हमको क्या करना होता है कि स्पेसिफिक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना होता है कि उसमें प्रेजेंट है या नहीं है इन द मिक्सचर ऑफ द प्रोटीन। तो इम्यूनोब्लॉटिंग और द वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक प्रोटीन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द प्रोटीन। मतलब मिक्सचर ऑफ द प्रोटीन जो होंगे उसमें से हमको एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन को पता करना होता है कि उसमें प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलेंगे आप, इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक बोलेंगे, ठीक है ना। ये क्या करता है, डिटेक्ट टारगेट प्रोटीन। अब इसमें आपको रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होगी, तो प्रोटीन सैंपल, उसके बाद पीएजी नाइट्रोसोलेज मेम्ब्रेन होगी, एमाइनो ब्लैक डाई होगी, वास मतलब वाशिंग बफर होगा, हॉर्स रेडियस पेरोक्साइडेज होगा, प्राइमरी एंटीबॉडी होगी, सेकेंडरी एंटीबॉडी होगी, और एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन मशीन होगी, ठीक है ना। उसका इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोटीन का एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, मतलब जिससे भी हमको प्रोटीन का डिटेक्शन करना है, मिक्सचर ऑफ द प्रोटीन को हम स्टार्ट करेंगे। उसको जेल इलेक्ट्रो, देखो अभी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफ्लोसिस करेंगे। इलेक्ट्रोफ्लोसिस का सिंपल मतलब समझ रहे ना कि उस पर इलेक्ट्रिकल करंट दौड़ाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारा जो भी हमारा मूवमेंट होगा या स्लोअर मूवमेंट होगा तब हमको पता कर लेंगे। उसका उसकी ब्लॉटिंग करवाएंगे, ब्लॉटिंग के बाद ब्लॉकिंग करवाएंगे, ब्लॉकिंग के बाद उसको प्राइमरी एंटीबॉडी से ट्रीट करेंगे, देन हम सेकेंडरी एंटीबॉडी से ट्रीट करेंगे, और हम एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा देख सकेंगे कि उसका जो स्ट्रक्चर है कैसा नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको पता चल जाएगा उसमें स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोसीजर होता है। अब इसके एक एक प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रोटीन, द टिश्यू इज होमोजेनाइज इन अ इलेक्ट्रिकल होमोनाइजर। सिंपल से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक होमोनाइजर लेंगे, उसमें क्या करेंगे, जो हमारी टिश्यू होगी, जो भी हमारा मिक्सचर होगा, जो भी प्रोटीन का मतलब जिससे कि प्रोटीन को हमको प्राप्त करना है, उसको उसमें क्या करेंगे, डाल देंगे। उसके बाद उनमें कोल्ड वाटर डालेंगे, सेंट्रीफ्यूज कर देंगे, आपको प्रोटीन मिल जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफ्लोसिस करेंगे। द प्रोटीन सैंपल इज लोडेड इन द एचडीएस पीएजी विथ मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग टू हायर मोलिकुलर प्रोटीन स्लोअर द मूवमेंट। मतलब जो हायर मोलिकुलर के जो वेट होंगे वो स्लो मूवमेंट करेंगे, तो इस प्रकार से जो आपके लोअर मोलिकुलर जो प्रोटीन होंगे वो आपके जल्दी क्या कर देंगे, मूवमेंट कर जाएंगे। उसको आप एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं, और जो आपके हैवी मोलिकुलर जो प्रोटीन होंगे वो आपके स्लो मूवमेंट करेंगे, तो उसको आप एक जगह और आइसोलेट कर सकते हो। इस प्रकार से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा आपने जो हैवी मोलिकुलर वेट के थे और जो लो मोलिकुलर वेट के थे उन दोनों प्रोटीन को अलग कर लिया, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, ब्लॉटिंग करेंगे। ब्लॉटिंग में क्या होता है, दी प्रोटीन मिक्सचर इज अप्लाइड ऑन दी नाइट्रोसोलेज पेपर। मतलब जो हमारा नाइट्रोसोलेज पेपर होगा, जो प्रोटीन मिक्सचर होगा उस पर अप्लाइड कर देंगे। थोड़ा अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, तो उससे क्या होगा कि जो आपका नाइट्रोसोल्यूलोज होगा वो उस प्रोटीन के साथ में जाकर के बाउंड कर लेगा। आप फर्दर क्या करेंगे, वहां पे हमको उसको एमाइनो ब्लैक डाई डालेंगे कि जिससे हमको ये पता चल जाए कि वहां पे नाइट्रोसोल्यूलोज जो प्रोटीन है दोनों आपस में मिक्स हुए या नहीं हुए। उसके बाद आप क्या करेंगे, ब्लॉकिंग करेंगे। ब्लॉकिंग करने का मतलब क्या है कि हम जो हमारी एंटीबॉडीज है वो उससे डी अटैच हो जाए, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन जो आपने नाइट्रोसोल्यूलोज पेपर में प्रोटीन आपने उड़ेला था या स्पोर्ट किया था या पोल्ड किया था, उसको क्या करेंगे, नाइट्रोजन प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन मार्क्ड बाय यूजिंग बोविन सीरम एल्बुमिन। हम क्या करेंगे, वहां पे बोविन सीरम एल्बुमिन की एक लेयर बना देंगे टू ब्लॉक द अटैचमेंट ऑफ द एंटीबॉडीज टू द पेपर। मतलब कहेंगे कि नाइट्रोसोल्यूलोज से जो भी हमारी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा वो हमारा उससे जाकर के अटैचमेंट ना हो जाए, इसलिए हम बोविन सीरम एल्बुमिन का वहां पे यूज करते हैं। उसके बाद हम प्राइमरी एंटीबॉडी से उसको ट्रीटमेंट करेंगे। द एंटीबॉडी यूज टू ट्रीट नाइट्रोसोल्यूलोज पेपर विच रिएक्ट विद द एंटीजन। मतलब जहां पर एंटीजन होंगे उसके साथ में जाकर के रिएक्ट करेगा, देन उसको वॉश करेंगे फॉर रिमूविंग प्राइमरी एंटीबॉडी। उसके बाद जो हमारी प्राइमरी एंटीबॉडी होगी उसको वाश आउट करके हम बाहर कर देंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट विद द सेकेंडरी एंटीबॉडी, मतलब सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी अप्लाई ऑन द नाइट्रोसोल्यूलोज पेपर। तो जो हमारी सेकेंडरी एंटीबॉडी होगी जो भी सिलेक्टेड होगी उसको हम नाइट्रोसोल्यूलोज पेपर पे हम क्या करेंगे, सिंपल से अप्लाई करेंगे। दी एंजाइम हॉर्स रेडिस पेरोक्साइडेज अटैच टू सेकेंडरी एंटीबॉडी। मतलब जो हमारी हॉर्स रेडिस पेरोक्साइडेज होंगे वो सेकेंडरी एंटीबॉडी से जाकर के क्या करेंगे, अटैच कर देंगे और क्या कर देंगे, सब्सट्रेट को क्लिप्ड मतलब तोड़ देंगे। उसके बाद एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा हम पता कर लेंगे या कि हमारा वहाँ पे कौन से मॉलिक्यूलर मतलब कौन से प्रोटीन है या नहीं है, उसका हमको एक्सरे डिफ्रैक्शन पे हमको दिखाई देने को मिल जाएगा। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो कहाँ कहाँ पर इसका यूज करते हैं, डायग्नोसिस ऑफ द HIV इन्फेक्शन।
डिटेक्शन, मतलब HIV इन्फेक्शन में इसका ये यूज करते हैं कि उसको डिटेक्शन करते हैं। डिटेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, मतलब जो आपकी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन आपने बनाई हुई है, अब उसको डिटेक्शन करना है कि आपको, हाँ हमको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिली ही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ द बोविन स्पॉन्जिगम इसिनोफ्लेथी, ठीक है ना, इसका यूज करते हैं मतलब इसको डिटेक्ट आउट करने के लिए। अब उसके बाद जो आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट इन ब्रीफ अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन विद सुटेबल एग्जांपल। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको शुरुआत में बताया क्या होता है कि टेक अप फॉरेन DNA कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो आपके इन्वायरमेंट में जो भी आपके बैक्टीरिया है उनका जो DNA ले लेना या अपने आप में समाहित कर लेना, उसी को क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो आपके फॉरेन DNA है उसको अपने अंदर लेकर के क्लोन बना लेना, इसका ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच सम बैक्टीरिया टेकन अप द फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, जिसको DNA बोलते हैं, फ्रॉम द सर्वाइंडिंग इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका क्या है, एक इन्वायरमेंट आपने बनाया, यहाँ पर आपका क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है ना। अब इस बैक्टीरिया में देख रहे हैं कि यहाँ पर भी बैक्टीरिया, अब इससे DNA मॉलिक्यूल लेने के लिए ये जो हमारा मेन बैक्टीरिया होगा, इन सबके बैक्टीरिया को क्या कर देगा, आपस में अपने आप में ले लेगा, ठीक है। तो क्या कर देगा, अपटेक कर लेगा या टेक कर लेगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई हो गया, बैसिलस सबटिलिस हो गया, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सारे जो होते हैं, जो हमारे मतलब सिंपल जो माइक्रो या जो बैक्टीरिया होते हैं, ये आप क्या होते हैं, एज अ ट्रांसफॉर्मेशन काम करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी इन्वायरमेंट में जो भी उसके बैक्टीरिया होंगे या DNA मॉलिक्यूल होंगे, उसको क्या कर देंगे, आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे। इसी के माध्यम से जीन क्लोनिंग की प्रोसेस होती है, ठीक ना। तो उसके बाद हम इसके प्रोसीजर के बारे में बात करें तो सिंपल से आप यहाँ पर देख सकते हैं बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में क्या किया कि हम पर कुछ मॉलिक्यूल डाल दिया, मतलब कुछ अलग मतलब बैक्टीरिया के मॉलिक्यूल डाल दिए, तो हमारे क्या देगा, DNA लाइगेशन हो जाएगा। अब इसको हीट करेंगे, शॉक करेंगे, जिससे कि आपस में मिक्सचर मिल जाए। अब फर्दर क्या होगा, जो बैक्टीरिया का मिक्सचर होगा, जो DNA लाइगेशन जो मतलब ये मॉलिक्यूल आपने डाला था, ये दोनों आपस में मतलब क्या करेंगे, एक वेसिकल्स बनाएंगे। इस वेसिकल्स से हमारा क्या हो जाएगा, नए नए न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे बनने को देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर नए नए न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेंगे, तो उसमें हम प्लाज्मिड में ट्रांसफर कर देंगे। अगर प्लाज्मिड में ट्रांसफर करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक प्लाज्मिड देखने को मिलेगा, और साथ में आपका क्या देगा, न्यूक्लियोटाइड भी देखने को मिलेगा। अब फर्दर जो हमारा कहेंगे, इसको आइसोलेट करेंगे, उसके बाद फिर हम एक प्लाज्मिड में डालेंगे। तो प्लाज्मिड में देख सकते हैं कि आप डिफरेंट टाइप के यहाँ पर हमारे क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे प्लाज्मिड के अंदर क्या हुआ, हमारे डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसका क्लोनिंग डेवलपमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपने क्लोनिंग की, क्लोनिंग करने के बाद आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर जो आपकी रिंग बनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है या नहीं है, लाइक यहाँ पे हमारा मतलब कहने का क्या है, मतलब जो हमारा DNA लाइगेशन होगा, यहाँ पर हमारा मतलब कहने का क्या है कि जहाँ पर इसका मतलब इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन के बाद प्रोडक्शन होगा। तो अगर ये सही है तो इसको हम फिर क्या कर देंगे, कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए आगे भेज देंगे, मतलब कल्चर मीडियम में डाल देंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका सेपरेशन कर लेंगे। सेपरेशन करेंगे तो प्लाज्मिड अलग हो जाएगा, प्रोटीन अलग हो जाएगा। अब ये आपको समझ में आ गया कि मतलब जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, क्या सिंपल क्या लेते हैं, बैक्टीरिया लेते हैं, उसमें हम फिर DNA लाइगेशन के द्वारा उसमें एडिशनल डालते हैं कुछ भी जो भी मेरा बैक्टीरिया होगा। उसके बाद उसको हीट शॉक करेंगे, जिसके माध्यम से हमारे एक न्यू मॉलिक्यूल बन जाएगा। उसके बाद उसको प्लाज्मिड में ट्रांसफर करेंगे। प्लाज्मिड में ट्रांसफर करने के बाद क्या करेंगे, उसकी कॉलोनी डेवलपमेंट करेंगे। कॉलोनी डेवलपमेंट करने के बाद उसका सेपरेशन करेंगे। सेपरेशन करने में हमको प्लाज्मिड और प्रोटीन दोनों अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें स्टेप कौन कौन से होते हैं, मान लीजिए कि आपका एक, मान लीजिए कि क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपकी एक चेन है, DNA की चेन है, ठीक है ना, जहाँ पर आपका ABCDEFGH क्या है, यहाँ पर आपका सिंपल सा मॉलिक्यूल है। आप क्या करेंगे, ये हमारा क्या जाएगा, रिसेप्टर हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि जो ये बैक्टीरिया है, ये आपका क्या है, रिसेप्टार। तो ये मतलब जो हमारे फॉरेन आएंगे, इससे रिसेप्टार मतलब रिसिप्टिव तो करेगा, तो हमारा रिसेप्टार है। अब जो डोनर आएगा, मतलब फॉरेन DNA का मॉलिक्यूल आएगा CDE, मतलब स्मॉल CDE, ये डोनर हो जाएगा। तो ये क्या कर देगा, डोनर क्या कर देगा, रिसिपेंट को रिमूव मतलब क्या करेगा, अपना दान देगा। तो यहाँ पर इसने क्या किया, CDE को अपना दान दे दिया। तो AB कैपिटल स्मॉल C स्मॉल D स्मॉल E FG, तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर रिकॉम्बिनेट। हमको ये क्या मिल जाएगा, एक नया प्रकार का DNA मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इसने क्या किया, जो भी इन्वायरमेंट में जो भी हमारे मतलब डोनर के जो भी हमारे वहाँ पे जो भी हमारे मतलब कहने का मतलब क्या है, प्लाज्मिड थे या प्रोटीन थे या हमारे सिंपल बोने जो DNA मॉलिक्यूल थे, उसको अपटेक किया। अपटेक करने के बाद एक नया फॉर्मेशन बना, उसको क्या क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेट बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन DNA बाय द डोनर सेल। मतलब कहने का क्या है, डोनर सेल क्या करेगा, उसको रिलीज आउट करेगा क्या, DNA मॉलिक्यूल को। एंड अपटेक ऑफ द डोनर DNA बाय रिसिपिएंट सेल, और जो आपका डोनर का DNA होगा उसे रिसिपिएंट सेल के द्वारा अपटेक कर लिया जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द फॉरेन DNA इनटू द होस्ट सेल। उसके बाद क्या मतलब मतलब होस्ट सेल के अंदर जब आपका फॉरेन DNA होगा, इंटीग्रेट करेगा, मतलब घुस जाएगा, और क्या कर देगा, आपको एक नए प्रकार की वहाँ पे आपको DNA मॉलिक्यूल की सीक्वेंस देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट ब्रीफली अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द म्यूटेशन एंड गिव्स इट्स सिग्निफिकेंस।
तो सबसे पहले हमको म्यूटेशन के बारे में समझना होगा कि म्यूटेशन होता क्या। देखिए म्यूटेशन आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए के म्यूटेशन कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। तो यहाँ पे हम म्यूटेशन के बारे में ही बात करेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि उसके जो जीनेटिक मटेरियल होते हैं उसमें परमानेंट चेंज कर देना इज कॉल्ड म्यूटेशन। देखिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपका कोई डीएनए मॉलिक्यूल है, उसकी जो सीक्वेंसी है AUG है, ठीक, AUG है। अब इसको आपने चेंज करके क्या बना दिया, ACG बना दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूरेसिल की जगह आपने यहाँ पे साइटोसिल लगा दिया। तो इसी को क्या बोलेंगे आप, आपने उसके डीएनए के जो मटेरियल जेनेटिक मटेरियल है उसमें क्या कर दिया, आपने परमानेंट चेंज कर दिया। अब ये परमानेंट चेंज करके जो ये मॉलिक्यूल बना रहा था वो दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा, और ये जो मॉलिक्यूल बनेगा वो आपका दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन रिफर टू परमानेंट चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन गिविंग अ न्यू जेनेटिक ट्रेट, मतलब एक नया जीनोटाइप देगा। और इसी फिनोमेनन को आप क्या बोलेंगे, म्यूटाजेनेसिस बोलेंगे। अब टाइप्स के बारे में बात करें कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है प्रीएम्प्टिव म्यूटेशन। देखिए नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पॉइंट का मतलब किसी एक पॉइंट पर होगा, और फ्रेम का मतलब क्या होगा, होल, मतलब होल डीएनए सीक्वेंस में ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो आपका पॉइंट मिशन ये आपके दो टाइप के होंगे, एक ट्रांजिशन टाइप होगा, एक दूसरा आपका ट्रांसवर्जन टाइप का होगा, ठीक है ना। जब ट्रांसवर्जन में आपके दो टाइप के होंगे, तीन टाइप के होंगे, एक मिसेंस, नॉनसेंस एंड साइलेंट टाइप के आपके क्या देंगे यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन होंगे, और वही फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आपका इंडिविजुअल म्यूटेशन एंड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होंगे। आइए इसके सब के बारे में एक एक करके यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है पॉइंट म्यूटेशन। इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपल एक न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि मैंने आपको बताया यू की जगह सी हो जाएगा, उसी को हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेसमेंट में ऑफ द वन न्यूक्लियोटाइड इन द प्लेस ऑफ अदर इन अ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द जीन। जैसे पायरिमिडीन में हमने क्या लिया कि एक डीएनए मॉलिक्यूल को हमने हटा करके उसके एक कोडन को हटा करके दूसरा कोडन लगा दिया, एक उसी को क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। अब इसमें आपके टाइप क्या कौन होता है, ट्रांसिजन होते हैं, ट्रांसवाइजर। तो ट्रांसिजन टाइप ऑफ म्यूटेशन में क्या आता है, अराइव ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ द वन प्यूरिन विद अदर प्यूरिन। मतलब कहने का क्या है कि एक प्यूरिन को हम दूसरे प्यूरिन से क्या करेंगे, हम सिंपल सा रिप्लेसमेंट कर देंगे, या एक पायरिमिडीन को दूसरे पायरिमिडीन से हम रिप्लेसमेंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए TC है, ठीक है ना। तो T भी आपका क्या है, मतलब जो आपके थायमिन है वो भी, और जो आपके साइटोसिल है वो भी आपका क्या है, पायरिमिडीन है। तो आपने T से C को चेंज किया या C को T से में चेंज किया, तो ये आपका क्या है, पायरिमिडीन तो पायरिमिडीन हो जाएगा। अगर आपने मतलब एडेनिन को ग्वानिन में चेंज किया तो भी आपका क्या है, प्यूरिन है, दोनों प्यूरिन है। तो प्यूरिन टू प्यूरिन या मतलब प्यूरिन टू प्यूरिन या पायरिमिडीन टू पायरिमिडीन, जब हम किसी भी पॉइंट म्यूटेशन करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टाइप ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे। वही जो ट्रांसवर्जन टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन होता है, इसमें क्या करता है, प्यूरिन को पायरिमिडीन में और पायरिमिडीन को हम किस में करते हैं, प्यूरिन में करते हैं। देखिए ये आपका T क्या है, T आपका पायरिमिडीन है, और AOG क्या है, आपका प्यूरिन है। तो T को चाहे आप A में बदलेंगे चाहे G में बदलेंगे, ये हमारा क्या बोला जाएगा, ट्रांसवर्जन टाइप ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन। क्योंकि जो T था आपका पायरिमिडीन है और जो आपका AOG है ये आपका क्या है, प्यूरिन है। तो जब आप T को AG में चेंज करेंगे तो दैट्स कॉल्ड ट्रांसवर्जन स्टेज ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन। वहीं अगर आप प्यूरिन को ले लेंगे, प्यूरिन को अगर TC क्या है, मतलब थायमिन हो गया, मतलब साइटोसिल हो गया, ये दोनों आपका क्या है, सिंपल सा पायरिमिडीन है। तो अगर आपने प्यूरिन को पायरिमिडीन में चेंज किया तब भी क्या करेगा, ट्रांसवर्जन कराएगा। अगर आपने C ले लिया, C को भी आपने AG में GA में कन्वर्ट कर दिया तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्जन, क्योंकि C आपका क्या है, पायरिमिडीन, और AG आपका क्या है, प्यूरिन है। उसके बाद अगर आपने G ले लिया, G क्या है आपका, प्यूरिन है, प्यूरिन को आपने पायरिमिडीन CT में चेंज कर दिया, इसी को क्या बोलेंगे आप, ट्रांसवर्जन टाइप ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन। देखिए सब कुछ एकदम सिंपली मैं आपको क्लियर आउट कर रहा हूँ, कोई भी डिफिकल्ट लैंग्वेज का मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया होगा। बायोटेक्नोलॉजी को मैंने एकदम ईजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपको ना समझ में आए तो उसकी बात दूसरी है, ठीक। उसके बाद में आपका इसमें जो पहला टाइप आता है मिससेंस म्यूटेशन आता है, मतलब ट्रांसवर्जन में आपका सबसे पहला आता है मिससेंस म्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि अल्टर जीन ट्रिपलेट, मतलब ट्रिपलेट का मतलब AUG क्या है, मतलब 1 2 3, मतलब एडेनिन यूरेसिल और ग्वानिन है, यहाँ पे CAG मतलब साइटोसिल एडेनिन ग्वानिन है। तो हमारा क्या है, ट्रिपलेट फॉर्म है, मतलब तीन हमारे यहाँ पे कोडान लगे हुए हैं। तो ये अल्टर ट्रिपलेट which produce a codon in mRNA specifying the amino acid which different from the normal amino acid present। मतलब क्या सिंपल सा इसमें चेंज कर देता है। जैसे ग्लूटामिन है, ग्लूटामिन को इसने क्या लाइसिन में चेंज कर दिया। देखिए आपका मेथिनिन होगा, ग्लूटामिन हो गया, थायराइड मतलब थ्रोम्बिन हो गया, और सेरिन हो गया, ठीक है ना। तो इसने क्या किया कि जो यहाँ पर ग्लूटामिन का जो C है उसको चेंज कर दिया कि इसमें एडेनिन में चेंज कर दिया, कि यहाँ पे क्या रहा है, प्यूरिन से पिरिमिडीन में चेंज हो रहा है। तो हमारा यहाँ C क्या था, पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन किस में चेंज हो गया, प्यूरिन में चेंज हो गया, A में चेंज हो गया। तो जो हमारा यहाँ पे सिंपल था, जो मेथामिन था वो वही रह गया,
थ्रोम्बिन की जगह थ्रोम्बिन ही रह गया, यूसीयू की जगह यूसीयू रह गया, लेकिन जो सी की जगह हमने ए लगाया इसकी वजह से ग्लूटामिन था वो हमारा लाइसिन में चेंज हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा क्या, मिस सेंस म्यूटेशन हो गया। अब नॉन सेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि सिंपली अगर हम बात करें तो अल्टर जीन ट्रिपलेट विच प्रोड्यूस चेन टर्मिनेशन, मतलब इसमें क्या होता है कि चेन ही टर्मिनेट आउट हो जाती है इन द एमआरएनए, दैट्स कॉल्ड टर्मिनेशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। इसके द्वारा हमारा जो प्रोटीन की सिंथेसिस वो टर्मिनेट आउट हो जाती है। तो यहाँ पर आप मेथनिन ले लिया तो मेथनिन और सीएजी ले लिया, एसीए ले लिया, यूसीओ और यूएजी ले लिया। तो यहाँ पर आप सिंपल सा देख सकते हैं कि यहाँ पर ए यू सी की जगह आपने ए सी ले लिया, यू ए जी मतलब यहाँ पर देखा सी ए जी की जगह पर आपने क्या लेगा, सी की जगह आपने यहाँ पे क्या ले लिया, यू ले लिया। ठीक है ना, यूरेसिल। ठीक है ना, आपने क्या किया, सी की जगह यू ले लिया और यहीं पर क्या इसके डीएनए की सीक्वेंस हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। इसी को आप क्या बोलेंगे, आप सिंपल सा नॉनसेंस म्यूटेशन बोलेंगे। ठीक है ना, उसका जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट आता है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट का मतलब चुपके चुपके होता है, तो अल्टर जीन ट्रिपलेट विल प्रोड्यूस द सेम अमाइनो एसिड दैट ऑफ द नॉर्मल, मतलब सिंपल सा बोलें तो जो सेम उसी प्रकार का अमाइनो एसिड बनता है, बस थोड़े सीक्वेंस इधर उधर हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ठीक है, डी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, एफ यहाँ पे है। तो इसी को अगर हम चेंज करें तो पहले बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका जो मतलब क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाएगा, बाकी का सब कुछ यहाँ पे सेम रहेगा। उसका जो आपका दूसरा क्या था, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि सिंपल सा या तो डिलीट होगा या तो एडिट होगा या तो सब्स्टिट्यूट होगा। तो एडिशन और डिलीशन ऑफ द वन और मोर न्यूक्लियोटाइड इन अ जीन या इंसर्शन म्यूटेशन एंड डिलीशन म्यूटेशन रिस्पेक्टली। सिंपल बोले कि किसी एक न्यूक्लियोटाइड का लगा देना या उसको निकाल लेना, डिलीट कर देना, इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखिए एग्जांपल के तौर पे टीएसी, ठीक है ना, जीएजी, टीसीजी, जीसीटी, जीसीजीटी एंड एटीटी। फर्दर आपने क्या किया कि टीएसी मतलब सेम रखा, ग्लूटामिन आपने सेम रखा, टीसीजी में आपने क्या किया, टी की जगह आपने ए ले लिया। मतलब क्या किया कि यहाँ पर आपने इसको डिलीट आउट किया, डिलीट आउट करने के बाद आपने क्या लगा, यहाँ पर एडेनिन लगा लिया, तो हमारा क्या बन गया, इलियम बन गया। वहाँ पर अगर जैसे आपने इसको डिलीट आउट किया तो ये क्या करेगा, इससे जाकर के मतलब फर्दर रिएक्शन करेगा तो जीजी बना देगा, टी एटी बना देगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या जाएगा, ये हमारा क्या जाएगा, फिफ्थ सेम म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है ना, जहाँ पर क्या होता है या तो डिलीट होगा या तो इंसर्ट, तो मतलब जहाँ से डिलीट होगा वहीं से उसकी सीक्वेंसेस क्या जाएगी, बदल जाएगी। आज में आपके दो टाइप का होता है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है, इंडिविजुअल म्यूटेशन होता है। स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, नेचुरल अकरिंग विदाउट एनी नोन कॉज, मतलब इसमें किसी भी पॉजिटिव एजेंट का नाम नहीं पता क्यों कॉज हुआ। दे अकर ड्यू टू एरर इन द डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब क्यों अकर होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में एरर होने के कारण, या यूवी एक्सरे मतलब जो भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी या एनालिसिस करते हैं तो उसके द्वारा जो भी उसमें रेज वगैरह पड़ती है उसकी वजह से जीन में जो म्यूटेशन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका इंड्यूस्ड म्यूटेशन अकर अप टू लिबरेटेड एक्सपोजर ऑफ द माइक्रोबियल कल्चर टू म्यूटाजेंस। ठीक है ना, तो ये आपका क्या जाएगा, इंड्यूस्ड म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक, ये आपका था क्वेश्चन क्या, म्यूटेशन एंड इट्स टाइप। अब इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, राइट इन ब्रीफ द कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ द होल ह्यूमन ब्लड। देखिए इससे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, चाहे रेड ब्लड सेल का पूछ ले, चाहे प्लेटलेट का पूछ ले, चाहे होल ब्लड सेल का पूछ ले। ठीक, तो पहले हमको मतलब होल ह्यूमन ब्लड के बारे में बताना है। तो 1 यूनिट होल ह्यूमन ब्लड कंटेन 450 ml ऑफ द डोनर ब्लड विथ एंटीकोगुलेंट, मतलब एंटीकोगुलेंट के साथ 450 ml टोटल अमाउंट ऑफ द ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक बैग में। ठीक है ना, कलेक्शन कैसे करते हैं, तो कलेक्शन आप सिंपल सा जानते होंगे, आपने हॉस्पिटल ट्रेनिंग की होगी, तो आप पट्टे से पूछते हैं, पट्टे से बाहर निकाल लेते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, कलेक्शन। लेकिन अब इसका एक प्रोसीजर होता है। देखिए आप सुई लगाने से पहले क्या करते हैं, उसको एसेप्टिक करते हैं, अल्कोहल से रब करते हैं, फिर उसको इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद फिर उसको फिर बाहर करते हैं, टर्मिनेट आउट करते हैं। तो यही प्रोसीजर क्या कहलाता है, हमारा कलेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्लड। तो सबसे पहले ब्लड इज कलेक्टेड एसेप्टिकली बाय क्लीनिंग द एरिया विथ एंटीसेप्टिक। पहले एरिया को हम एंटीसेप्टिक से क्लीन करेंगे फ्रॉम द मीडियन क्यूबिटल वेन, मतलब क्या करें, मतलब जो मीडियन क्यूबिटल वेन जहाँ से मतलब जो एल्बो के पास में होती है उसको अच्छी तरीके से क्लीन आउट कर लेंगे, एसेप्टिक कर लेंगे। देन एन स्टेराइल, मतलब एक स्टेराइल निडल लेंगे और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, मतलब ट्रांसफ्यूजन सेट को क्लियरिफाइड उसको इंसर्ट करेंगे एंड स्टिल फुली इंसर्टेड इनटू द वेन। उसके बाद हम जो वेन होगी मीडियन क्यूबिटल वेन होगी वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। नीडेड डिलीवर द ब्लड टू द स्टेराइल प्लास्टिक बैग, मतलब आपकी स्टेराइल प्लास्टिक बैग होगी, उसमें जो हमारी ब्लड होगा वो क्या होने लगेगा, स्टोर होने लगेगा या उसमें आने लगेगा। द ब्लड इज पुट इन द एंटीकोगुलेंट सोल्यूशन। उसके बाद हम जो हमारी जो ब्लड होगा उसको एंटीकोगुलेंट सोल्यूशन में पुट आउट कर देंगे। अगर हम एंटीकोगुलेंट में नहीं तो वहाँ पर जो हमारा ब्लड होगा वो थक्का जम जाएगा, वो हमारा ब्लड क्या जाएगा, बेकार हो जाएगा। फिर वहाँ पर क्या 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 ही मिल सकता है हमको, सिंपल सा प्लेटलेट ही मिलेगा, बाकी का कुछ नहीं, प्लाज्मा मिलेगा, बाकी का सारी चीज़ यहाँ पे कोगुलेशन के द्वारा खराब हो चुका होगा। ठीक है ना,
उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ द ह्यूमन ब्लड, मतलब आपने कलेक्शन कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं तो ब्लड इज कलेक्टेड इन द प्लास्टिक बैग सिस्टम, मतलब हम क्या क्या ब्लड को कलेक्ट कर लिया प्लास्टिक बैग सिस्टम में बाय द यूजिंग द एंटीकोगुलेंट एंड द प्रिजर्वेटिव, उसमें हमने क्या मिला दिया, एंटीकोगुलेंट मिला दिया और प्रिजर्वेटिव मिला दिया। उसके बाद एसेंशियल बायोकेमिकल टेस्ट किया, उसके अंदर कि इसमें जिस पेशेंट से हमने लिया था उसको कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है, HIV पॉजिटिव है या नहीं है, डिफरेंट टाइप के पैथोजेनिक कंडीशन का, वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर सैंपलिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इसमें फिलिया वगैरह का है या कुछ, मतलब जो भी उसमें यूरिक एसिड वगैरह बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम देख लेंगे। उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे होल ब्लड को और कलेक्ट करके रख लेंगे, ठीक है ना। अब स्टोरेज ऑफ दी ह्यूमन ब्लड, मतलब कहाँ पे स्टोर करेंगे, द होल ह्यूमन ब्लड स्टोर बिटवीन द 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड इन अप्रूव्ड ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर, मतलब जो आपका अप्रूव्ड ब्लड बैंक होगा वहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसको स्टोर करके रख देंगे। अब जब ट्रांसफ्यूजन का समय आएगा, मतलब किसी पेशेंट को देने का जब समय आएगा, शुड बी स्टार्टेड विद इन 30 मिनट ऑफ द रिमूवल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, मतलब जो आपने मतलब किसी पेशेंट को लगाना है तो आपने जो रेफ्रिजरेटर से निकाला तो 30 घंटे के मतलब 30 मिनट के अंदर ही उसको क्या करना है, किसी भी पेशेंट को चढ़ा देना है, ट्रांसफ्यूज कर देना है। अब इसके सेल्फ लाइफ, मतलब होल ह्यूमन ब्लड को कलेक्ट करने के बाद इसकी होल लाइफ कितने होते हैं, 21 दिन होते हैं। इंट्रैक्शन क्या होता है, रेड ब्लड सेल रिप्लेसमेंट के सारा क्या कहता है, इंट्रैक्शन क्या जाता है, हाइपोवोलेमिया कॉज कर सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब क्रोनिक एनीमिया में नहीं दे सकते हैं, इनसिपिएंट कार्डियक फेलियर जिनको पेशेंट है उनको हम नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सेक्शन बी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम अपने सेक्शन ए के ऊपर, जो कि हमारा टोटल 2 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, राइट एनी 4 नेचुरल पॉलीमर यूज्ड फॉर द इमोबिलाइजेशन, मतलब जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन के ये जो आपका एंजाइम इमोलाइजेशन का जो क्वेश्चन है ये आपके लॉन्ग 10 नंबर में भी आ सकता है। तो एंजाइम इमोलाइजेशन आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो एनी 4 नेचुरल पॉलीमर के बारे में आपको बताना है जो कि इमोलाइजेशन में वर्क होता है। तो नेचुरल पॉलीमर हाइड्रोफिलिक नेचर, मतलब जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल तो सिलिका हो गया, ठीक है ना, बेंटोनेट हो गया, डेक्स्ट्रान हो गया, स्टार्च हो गया, कोलाजन हो गया, जेलेटिन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, एल्बुमिन। आप जितना आप यहाँ पे याद कर सकते हैं उतना याद कर लीजिएगा। और बाकी पढ़ते हम बाल्टी भरें, मतलब आपने कहा सुनी होगी, पढ़ते हम बाल्टी भर हैं, ठीक है ना, लिखते हम गिलास भर हैं, और मतलब पढ़ते बाल्टी भर है, समझ में आता है गिलास भर, लिखते भर बूंद है और मिलता है छटाक भर है नंबर, ठीक है ना। उसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ 7-8 बता दिया। अब 7-8 में से आप कम से कम 4 तो याद रखेंगे ही, क्योंकि 4 ही हमको बताना, तो हमने 4 यहाँ पे बता दिया कि एंजाइम मोबिलाइजेशन में 4 पॉलीमर यूज होते हैं, सिलिका, डेक्स्ट्रान, बेंटोनेट, स्टार्च, कोलाजन, जेलेटिनियस, सेल्यूलोज, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे क्या होता है, पॉलीमर में यूज किया जाता है, जो कि सॉलिड मैट्रिक्स भी जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट एनी 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ द एंजाइम इमोबिलाइजेशन, मतलब एंजाइम इमोबिलाइजेशन के किन्हीं 4 डिसएडवांटेजेस के बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। तो पहली बात, लोअर द एंजाइम एक्टिविटी एज कम्पेयर टू नेटिव। देखिए ओरिजिनल प्रोडक्ट में और जो हमने बनाया हुआ है उस प्रोडक्ट में डिफरेंट तो होगा ही। देखिए घर के बने हुए चार में और बाहर के बने हुए चार में डिफरेंट तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो हमको एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू नेटिव एंजाइम। उसके बाद एडिशनल कॉस्ट ऑफ द कैरियर्स इमोलाइजेशन, मतलब इमोलाइजेशन और कैरियर्स के लिए एडिशनल कॉस्ट की आवश्यकता होगी। लोअर द रिएक्शन रेट कम्पेयर टू नेटिव एंजाइम, मतलब जो हमारा नेटिव एंजाइम होगा उसकी जो रिएक्शन रेट होगी उससे कंपेयर में जो हमारा इमोलाइज एंजाइम के द्वारा हमको जो बना होगा नया एंजाइम उसकी जो रिएक्शन रेट होगी वो कम होगी। एंड इमोबिलाइजेशन रिक्वायर्ड एडिशनल टाइम, एडिशनल इक्विपमेंट, एडिशनल मटेरियल, जिससे की वजह से वो क्या हो जाता है, मोर एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी 4 एप्लीकेशन ऑफ द इंटरफेरॉन, मतलब इंटरफेरॉन को आपको किन्हीं 4 एप्लीकेशन के बारे में आपको बताना है। तो इंटरफेरॉन है मतलब डाइवर्स ग्रुप ऑफ द सोल्यूबल ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट मेमेलियन सेल इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ द पैथोजन सच एज वायरस, बैक्टीरिया, क्लेमाइडिया, रिकेटिस। देखिए सिंपल सा मतलब कहने का क्या है कि जब आपके बॉडी के ऊपर क्या वायरस, बैक्टीरिया, क्लेमाइडिया, रिकेटिसिया अटैक करेगा तो आपके इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसके प्रति उसको मतलब खत्म करने के लिए इम्यून रिस्पांस देगी। जो उसी रिस्पांस को क्या बोलेंगे, उसको हम इकट्ठा कर लेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इंटरफेरॉन। तो जो हमारे इंटरफेरॉन है वो क्या होता है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ द सोल्यूबल ग्लाइकोप्रोटीन है, एंटीबायोटिक होते हैं जो कि मेमेलियन, जो जिसके ऊपर मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है उनके द्वारा क्या होता है वो प्रोड्यूस होते हैं। सेल इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ द पैथोजन सच एज वायरस, बैक्टीरिया, क्लेमाइडिया, रिकेटिसिया। अब इसके हमारे क्या है एप्लीकेशन क्या है, टू ट्रीट वेरियस कैंसर सच एज ल्यूकेमिया, मेलानोमा, एड्स रिलेटेड सिम्टम्स, इन सबको ट्रीट करने में इसका यूज किया जाता है।
टू ट्रीट वायरस इन्फेक्शन जैसे क्रोनिक हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, इन सब के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। एंड इन मैलिग्नेंट मेलोनोमा मतलब कैंसर में इसका यूज किया जाता है, इन ट्यूमर में भी इसका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट में, ठीक है ना। उसका जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन टॉक्साइड्स गिव टू एनी टू एग्जांपल। देखिए इसका आपका प्रोडक्शन भी पूछा जा सकता है, तो फर्मेंटर का यूज करके, जैसा मैंने आपको भी प्रोडक्शन बताया था, वैक्सीन मतलब जो आपको प्रोडक्शन बताया था उसी प्रकार से आप इसका प्रोडक्शन यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो जो टॉक्सिन्स आर क्या होता है, टॉक्सिन्स क्या होता है, मतलब टॉक्साइड क्या होता है, टॉक्साइड्स यहाँ पे आप टॉक्साइड कहिए, टॉक्साइड, ठीक है ना। टॉक्साइड आर प्रोटीनियस टॉक्सिन लिबरेटेड बाय द बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया के द्वारा लिबरेट या उससे निकाला जाता है, उससे प्रोड्यूस करवाया जाता है, व्हिच रेंडर्ड हार्मलेस बाय ट्रीटिंग विथ हीट और फॉर्मेल्डिहाइड टू डेन्यूरेटेड प्रोटीन। कहना का क्या है कि उस बैक्टीरिया को जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे या हीटिंग देंगे तो हमको एक डीनेचुरेटेड प्रोटीन मिलेगा, और ये जो डीनेचुरेटेड प्रोटीन होगा इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द टॉक्सिन एंटीबॉडी एंटी टॉक्सिन। मतलब कहने का क्या है कि स्टिमुलेट कर देगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ द टॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं, जो आपके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसने अटैक किया उसके लिए टॉक्सिन बनाना है, उसको क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा, जिसको आप एंटीबॉडी भी बोलते हैं या एंटी टॉक्सिन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर डिप्थीरिया टॉक्साइड वैक्सीन हो गया, टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन हो गया, ठीक है ना। उसका जब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेम एनी टू ब्लड प्रोडक्ट विथ एप्लीकेशन। देखिए रेड ब्लड सेल कंसंट्रेट हो गया यूज इन द मतलब एनेमिक कंडीशन में, प्लेटलेट कंसंट्रेशन हो गया ड्यूरिंग प्लेटलेट डिग्रेडेशन सच एज डेंगू वगैरह में या कैंसर वगैरह में इसका यूज किया जाता है। एंड डेक्स्ट्रॉन हो गया क्या कहता है, आपके जो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर होते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या जाएगा, टू प्रोडक्ट ब्लड प्रोडक्ट के नाम हो जाएगा, ठीक। उसका जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी राइट सिस टाइप, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है और इसके टाइप क्या होता है। तो एन ओवर रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम टू एन एंटीजन व्हिच वुड नॉट नॉर्मली ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स। सिंपल सा कहने का मतलब क्या, अगर हम एज ए एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जैसे ड्यूरिंग जब आपका ट्रांसप्लांटेशन होता है, किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो जिस आपने MHC मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, जो कि आगे 3rd यूनिट में है। तो वहाँ पे क्या था कि जब हम अपने किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसको रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इम्यून सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि वो फॉरेन मटेरियल होता है तो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और उसके प्रति हमारी बॉडी क्या करेगी, अनावश्यक प्रतिक्रियाएं देंगी, क्योंकि हम खाने तो एसेंशियल है, लेकिन इम्यून सिस्टम को क्या वो भाप नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो आपका नहीं है, तो इसके परिस्थिति में क्या करेगा, अपना इम्यून रिस्पॉन्स देगा। इसी को क्या बोलेंगे, ओवर रिएक्शन बोलेंगे, किसका, इम्यून सिस्टम का। आप कौन से टाइप्स में इसमें होते हैं, IgE मीडिएटेड होते हैं जिसको टाइप 1 बोलते हैं, जैसे एलर्जन मार्शल ETC हो गए। टाइप 2 में एंटीबॉडी मीडिएटेड, जैसे में ABO, मतलब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब करते हैं तो आपका जब अगर मतलब कोई मतलब पेशेंट मान लीजिए कि B पॉजिटिव का है, अगर उसको आपने A पॉजिटिव का बढ़ा दिया, मतलब ब्लड चढ़ा दिया, तो तुरंत आपका इम्यून सिस्टम वहाँ पे वर्क करेगा, दोनों को कोगुलेट करेगा और सिंपल क्या कर देगा, डेथ कॉज करेगा। या RH कॉम्प्लिबिलिटी में भी इसका मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखा गया है। टाइप 3 में इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड, जिसमें आपका रिमेटॉइड आर्थराइटिस, सीरम सिकनेस वगैरह आते हैं। और टाइप 4 में आपका होता है डिलीट टाइप में होता है, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी जैसे ट्यूबरक्लोनिन वगैरह के रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको शुरुआत में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि जो सराउंडिंग एरिया से, मतलब या सिंपल बोले कि जो आपका नए DNA के जो नए कॉपीज बनती है उसी का क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच origin compound are transferred from one to another form, reduce the persistent and toxicity of the chemical compound by the use of the bacteria like as a virus fungi। देखिए अब इसको समझिए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, जिसकी वजह से रिड्यूस क्या हो जाएगा, परसिस्टेंस एंड टॉक्सिसिटी ऑफ द केमिकल कंपाउंड। मतलब जो आपका केमिकल कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसका कैसे करते हैं, बैक्टीरिया के यूज के द्वारा इनको वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। जैसे वायरस फंजाई हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एथेनॉल है, एथेनॉल का आपने क्या किया, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के साथ में रिएक्शन कराया तो आपको क्या मिल गया, टायरोसिन हाइड्रोलेज बन गया और एसिटाल्डिहाइड बन गया। हाइपोजेंथिन आपने लिया, जेंथिन ऑक्सीडेज के साथ रिएक्शन किया तो आपको जेंथिन मिल गया, ठीक है ना। जेंथिन आपने पढ़ा होगा, कहाँ पे पढ़ा, जल्दी बताइए, कहाँ पे पढ़ा, अस्थमा में पढ़ा। जेंथिन क्या कहता है, फास्फोडाइस्टेज इनहिबिटर होता है, A2 इनहिबिटर होता है, जिसके जैसे इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं होती है, ठीक है ना। उसका नेक्स्ट आता है व्हाट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। मतलब डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या होते हैं, गिव एग्जांपल। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस डिस्क्राइब द सीरीज ऑफ द ऑपरेशन
मतलब कहने का क्या है कि एक सीरीज ऑफ द ऑपरेशन होता है रिक्वायर्ड टू टेक बायोलॉजिकल मटेरियल। एग्जांपल के तौर पे सेल हो गया, टिश्यू हो गया, कल्चर मीडिया हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है ना। तो होमोजेनस प्रोटीन प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने हार्वेस्ट किया, उसका फिर क्लेरिफिकेशन किया, कैप्चर किया, कंसंट्रेशन किया, उसके बाद इनर्ट मीडिएटर प्यूरिफिकेशन किया, वायर क्लीनेंस किया, उसके बाद उसकी पॉलिशिंग कर दी, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या जाएगा, एक डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्पेंड एलिजा विथ एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पर आपको एलिजा का फुल फॉर्म लिखना है, जिसका मतलब क्या होता है, ई फॉर एंजाइम, एल फॉर लिंक्ड, ठीक है ना, आई फॉर इम्यूनो, एस फॉर जॉर्बेंट, ए फॉर एसे, मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो जॉर्बेंट एसे, जिसका यूज कहाँ पे करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक प्रोटीन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द प्रोटीन। इसका एप्लीकेशन जैसे आप समझ ही चुके होंगे, प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए, तो डायग्नोसिस ऑफ द प्रोटीनेज डिजीज एंड डिटेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ द प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट, मतलब जो प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट आप यूज करते हैं उसका एप्लीकेशन क्या था। प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट क्या था, वर्क एज अ रिप्लेसमेंट फ्लूइड व्हिच आर यूज्ड टू रिप्लेस द एबनॉर्मल लॉस ऑफ द ब्लड प्लाज्मा प्लेटलेट इटीसी, इंक्रीज वॉल्यूम, मतलब जो आपका ब्लड प्रोडक्ट होगा उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा। इसी को क्या बोलेंगे आप, प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पर गम सलाइन हो गया या डेक्स्ट्रान हो गया। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इंक्रीज होल ब्लड, मतलब आपके ब्लड को बढ़ा सकता है। ट्रीट एक्सीडेंटल कंडीशन, मतलब आपकी जो एक्सीडेंटल कंडीशन उसको ट्रीट करेगा, एंड एनामिक कंडीशन को भी ये ट्रीट करेगा। तो आई होप, मुझे लग रहा है ऐसा कि आपको पूरा सॉल्यूशन वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट करके हमको जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।